सबसे प्रथम तो हमारे साथ में लोग जो जुड़े हुए हैं मैं उनका परिचय करवाता चला जाऊं। आज जो हमारा विषय है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर के विषय मेरे ध्यान में इसलिए आया, कुछ दिन पूर्व जब मैं जंगलों की ओर जाता हूँ, वहां की हरी भरी वादियों को देखते हैं, पर्वतों के बीच से जब पेड़ की पत्तों की सरसराहट निकलती है, झरनों की तलतल की आवाज कानों में आती है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो कह रही हैं कि नाराज नहीं, हैरान हूं मैं। निश्चित रूप से आज हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो पर्यावरण है, जिस प्रकार से हम मानवों ने उसका दोहन किया है, वह दोहन उससे थोड़ी सी नाराजगी तो प्रकृति को होना चाहिए। और नाराजगी के रूप में हम देखते हैं कि कभी कभी अचानक ही बाढ़ आ जाती है, अचानक ही हमारे वातावरण में गर्मी आ जाती है। इसका उदाहरण रहा पिछला गया हुआ वर्ष पूरे विश्व में सबसे अधिक गर्मी का वर्ष माना गया है। और इस वर्ष हम देखें तो हमें पता ही नहीं चला कि जब कब ज्येष्ठ का माह निकल गया। अभी पूरे ज्येष्ठ के माह में क्योंकि रायपुर का टेम्परेचर करीबन 45 डिग्री के आसपास पहुंच जाया करता था। मुझे याद आता है कि हमने भी 42 को भी टच नहीं कर पाया। तो अचानक जो परिवर्तन इस तरह के हो रहे हैं, इन तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। हो गया। सोमनाथ यादव जी हमारे पास जुड़े हुए हैं। भैया को नमस्कार। भैया स्क्रीन शेयर हो रहा है आपका, उसको जरा स्टॉप कर ले, हम यहाँ से कुछ स्क्रीन शेयर करना चाहेंगे। सोमनाथ जी आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, कुछ प्रेजेंट हो रहा है स्क्रीन पे, कृपया उसे स्टॉप कर दें जी। धन्यवाद धन्यवाद। तो आज इस चर्चा में सबसे पहले मैं यहाँ पे लोगों का परिचय करवाता हूँ। हमेशा की तरह मेरे सहयोगी वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल जी यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। साथ ही साथ में हमारे मार्गदर्शक, इस कार्यक्रम की सदैव अध्यक्षता करने वाले डॉक्टर गंभीर सिंह जी उपस्थित हैं। हम इन दोनों का मंच का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बिलासपुर से प्रसिद्ध पर्यावरणविद और वहां की प्रमुख नदी, छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियों में शुमार है अरपा, और अरपा के बचाव के लिए निरंतर प्रयास करने वाले डॉक्टर सोमनाथ यादव जी हमारे पास जुड़ चुके हैं। हम सोमनाथ यादव जी का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं इस मंच पर। साथ ही पेंड्रा से के वरिष्ठ पत्रकार श्री SN पांडे जी हमारे पास जुड़े हैं। SN पांडे जी का भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश नामदेव जी हमारे बीच में आ चुके हैं। मैं अखिलेश भैया का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ मंच पर। नमस्कार 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 नमस्कार। और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर गंभीर सिंह जी को मंच पे बुलाऊंगा कि आज कार्यक्रम को शुरुआत करने की अनुमति प्रदान करें। जल्दी डॉक्टर गंभीर सिंह जी हैं? शायद गंभीर सिंह जी का वहां है। तो डॉक्टर गंभीर सर, माइक आपका म्यूट है, प्लीज ऑन करके हमें कार्यक्रम को चालू करने का अनुमति दें, तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जावेद जी जुड़ चुके हैं क्या मंच पे? आ गया हूँ नरेंद्र जी। जी स्वागत है जावेद जी आपका भी। और सूरजपुर से हमारे पत्रकार मित्र सुभाष जी का भी स्वागत है। नमस्कार सुभाष जी। सूरज साहू सर, नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार जी सर। डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल जी, जब तक मेरे को लगता है डॉक्टर गंभीर सिंह जी कहीं पे व्यस्त हैं, तो मैं यह सौभाग्य चाहूंगा आज आपसे कि आज इस मंच की शुरुआत करने की अनुमति हमें दें। और जी आज का तो विषय बहुत बढ़िया है और उसके बड़े बड़े सब लोग जुड़े हुए हैं। मैं अपने सहयोगी नरेंद्र पांडे जी को बोलता हूँ। आज का विषय तो सही में सबके सुनने लायक और सबके लिए प्रेरणादायक भी रहेगा। हम लोग आतुर है कि जल्दी से जल्दी कार्यक्रम चालू करें और इतने सब समाज सेवी और ये डॉक्टर विनोद तिवारी जी को भी सुनने का हमें बहुत अवसर मिलेगा। मैं नरेंद्र पांडे जी से आग्रह करता हूं कि
जल्दी चालू करें, समय को 1 मिनट भी हम गंवाना नहीं चाहते। जय हिंद। धन्यवाद शैलेंद्र भैया। कार्यक्रम चूंकि कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ा हुआ है और प्रकृति की बात होती है तो हमारे दिमाग में हमेशा हरियाली आती है, और जब हरियाली में जाए, जब प्रकृति के करीब जाते हैं तो निश्चित रूप से मन अपने आप प्रफुल्लित होकर के कुछ न कुछ गाने लगता है। तो मैं यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हर्षित जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आज इस कार्यक्रम की शुरुआत एक मधुर संगीत के साथ की जाए। बस ज्यादा बड़ा संगीत नहीं, 1 मिनट का संगीत है, जरा हम इसे सुने और अपने कार्यक्रम को फिर हम आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हर्षित जी चालू करें। हर्षित जी इसका आवाज नहीं आ रहा है। दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है, कौन चित्रकार है, कौन चित्रकार। तपस्वियों। थैंक यू। तो निश्चित रूप से जब प्रकृति की बात होती है तो बरबस यह पुराने समय का फिल्माया हुआ गीत ध्यान में आ ही जाता है, और हमेशा कहते हैं कि ये कौन चित्रकार है जितनी इतनी सुंदर रचना की हुई है, और यह कैसा मानव है जो इस रचना को बिगाड़ने पे लगा हुआ है, जिसकी परिस्थिति आई है कि हम निरंतर नए बैक्टीरिया और नए वायरस से ग्रसित होते चले जा रहे हैं। अखिलेश नामदेव जी पिंडरा गोरेला मरवाही के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, और पर्यावरण के क्षेत्र में आपके कलम से कई बातें हमने सुनी और लिखते आए हैं। और जब पिंडरा की बात आती है, पिंडरा गोरेला की, तो ध्यान हमेशा अमरकंटक की वादियां आती है। बचपन से लेकर के और अभी तक हम तो केवल ट्रेन से गुजरा करते थे अखिलेश जी, और जब पिंडरा के समय भरी गर्मी में जाया करते थे तो हमें ठंडक का एहसास होता था, और जब कभी रात को पिंडरा में रुकते थे तो बिना रजाई ओढ़े नींद नहीं आती थी। और आज वही पिंडरा में एसी चलने लगी है, बिना एसी चलाए अब नींद नहीं आती है। इतना परिवर्तन आया है वहाँ के वातावरण में। तो शुरुआत करूंगा अखिलेश जी पहले आपको ही लेकर के, आपके अनुभव के साथ में, उसके बाद हम विशेष परिस्थितियों में बात करेंगे। तो अखिलेश नामदेव जी। आपका माइक म्यूट में है अखिलेश जी। और साथ ही मैं इस मंच में डॉक्टर विनोद तिवारी जी, विचारक, प्रसिद्ध अस्थि रोग विशेषज्ञ, बिलासपुर संजीवनी हॉस्पिटल से हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। मंच उनका अभिनंदन और स्वागत करता है। डॉक्टर विनोद सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे मंच चौपाल में। नमस्कार नमस्कार, सभी का स्वागत है सर। मैं अखिलेश नामदेव जी को आज की चर्चा की शुरुआत के लिए बुला चुका हूँ। डॉक्टर अखिलेश भैया हमारे आज इस विषय पर प्रकाश डालेंगे। डॉक्टर नमस्कार, अखिलेश नामदेव पेंड्रा से बोला था। डॉक्टर नरेंद्र साहब, जैसा कि आपने बताया कि वास्तव में प्रकृति के गोद में रचा बसा ये गोरेला पेंड्रा मरवाही निश्चित ही मैकल पर्वत श्रृंखला अमरकंटक की तराई में बसा ये इलाका अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए, प्राकृतिक वातावरण के लिए जाना जाता रहा। समय के साथ साथ प्रकृति ने यहाँ करवट बदली है। प्रकृति का जिस तरीके से दोहन किया है, यहाँ के विकास जो विनाश लेके आती है, निश्चित तौर पर कहीं न कहीं प्रकृति से छेड़छाड़ हुआ है, और उसको जिम्मेदार हम सभी जिम्मेदार हैं। इस तरीके से
अमरकंटक की वादियों में, ये जो अमरकंटक की वादियों में जो गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला है और अपनी सुंदरता के लिए पूरे प्रदेश में जाना जाता रहा, तो ये कहना तो सही है कि समय के साथ साथ यहाँ के वातावरण में काफी परिवर्तन हुआ है। और जहाँ तक परिवर्तन के साथ कहें तो उसकी जिम्मेदारी हम सभी लेते हैं कि यहाँ जिस तरीके से वातावरण को परिवर्तन करने के लिए वनों की अवैध कटाई हुई है, खनन हुए हैं और आवागमन भी हुए हैं, मार्गों का निर्माण हुआ है, नए मार्गों का हुआ है और विस्तार, जिस तरीके से विकास कंक्रीट वनों के साथ साथ जिस तरीके से विकास कंक्रीट के पहाड़ तैयार किए गए हैं, इन सब की जिम्मेदारी हम सब की है। और जैसा कि ये माना भी गया है कि विकास जो है विनाश को जन्म देती है, विनाश लेके आती है, तो निश्चित रूप से समय के साथ साथ गौरेला पेंड्रा मरवाही का वातावरण भी परिवर्तित हुआ है। और मुख्य बात 8 नदियों का उद्गम स्थल, जिसको कहें कि ये इलाका 8 नदियों का उद्गम स्थल है और बावजूद उद्गम में जो कहते हैं दिया तले अंधेरा, तो ये बड़ी बात नहीं है कि दिया तले अंधेरा दिखने लगा है। जी डॉक्टर साहब। जी अब आपने यहाँ पे अपनी बातें रखी कि किस तरह से करवट बदला है विकास। निश्चित रूप से विकास की जरूरत तो है, क्योंकि यदि हम अपने आप को विकसित मानते हैं तो कुछ इस तरह की घटनाएं घटेंगी। निश्चित रूप से जंगल कटे हैं, लेकिन उसी की तरह में जंगल रोपे जा सकते तो जो शायद नहीं हुआ है। इसका कारण हम देख रहे हैं कि नदियों का जो उद्गम है, दिया तले अंधेरा आपने कहा, वहीं पे अब पानी की कमी होने लगी है। डॉक्टर, यहाँ पे मैं डॉक्टर सोमनाथ साहू जी को अब उपस्थित करना चाहूंगा, जो अरपा बचाओ समिति से लगातार जुड़े हुए हैं और अरपा की नदी को बचाने में प्रयासरत हैं। तो थोड़ा सा प्रकाश उनसे भी लेंगे इस चर्चा में। डॉक्टर सोमनाथ जी। डॉक्टर सोमनाथ साहू जी शायद अभी नहीं पहुंचे हैं। एक बात, मैं जब पर्यावरण की बात करता हूँ अखिलेश भैया, तो पर्यावरण में हम 2 शब्दों संधि विच्छेद करते हैं, जहां तक तो 2 शब्द आ जाते हैं, परि और आवरण। 2 शब्दों से मिला बना है पर्यावरण। परि को ले ले तो परिधि से शब्द आ जाता है, परिधि पर्यावरण का एक शब्द हुआ। आ गए हैं सोमनाथ जी। जी नहीं, मैं हूँ, वो आवाज नहीं आ रही थी। जी 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 नमस्कार। नमस्कार सभी को, आदरणीय विनोद भैया को, आपको, अखिलेश जी को। अभी मैं सुन रहा था, अच्छा लगा। हम लोग लगभग 17 साल से जो हमारी बिलासपुर की जीवनदायिनी नदी है मारपा और उसके सहायक नदी नालों को लेकर एक जन जागरण अभियान हमने चलाया है। उद्गम स्थल जो अमरपुर पेंड्रा, वहां से लेकर संगम स्थल शिवनाथ नदी में से मंगला पासित तक का। और दुर्भाग्य है कि 17 वर्षों में भी वह मुकाम अरपा नदी नहीं हासिल कर पाई है जो हमने एक सपना देखा था। मैं बचपना, मेरी पचली घाट जो नदी किनारे है, वहाँ जन्म स्थल है। बचपन से लेकर युवा व्यवस्था तक मैं वहां पर रहा हूँ। कभी बैहा पूरा ऐसा देखा जाता था। आज के बच्चे को पूछा जाए, आज के लोगों को बैहा पूरा क्या होता, तो वो कल्पना ही नहीं कर पाएंगे। उस बैहा पूरा को हम हर वर्ष देखते थे। पेंड्रा से पानी भराव बरसात के समय में तेज गति से आता था, उसमें कई घर और लोग बह जाते थे। आज स्थिति है कि बरसात कब निकल जाता है हम देख नहीं पाते, अरपा नदी में पानी भरा हुआ। ये दुर्भाग्य है हम सबके, उसमें हम कहीं ना कहीं लगता है कि हम सब उसमें दोषी हैं। अरपा नदी जहाँ उद्गम स्थल है, वहां पर ही नगर पंचायत और वहां के लोगों के द्वारा 7 से 9 लगभग नलकूप वहां पर खोद गया है, जिसके वजह से वह उद्गम स्थल सूख गया और जमीन के जो वहाँ दलाल है वो सक्रिय होकर, चूंकि वो नदी रोड के किनारे पे वो था, कीमती जमीन थी, उसमें वो कुछ सरकारी अमलाओं से मिलजुल कर उसमें अपना नाम कब्जा करके आज वहां पर पाट दिया गया है। जमीन ठीक है कि अखिलेश जी, उनके बड़े भाई और वहां पर जो समिति कुछ ऐसे युवा अपने साथी हैं जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, हाईकोर्ट तक गए हैं, केस भी चल रही है, लेकिन शासन बदला है, चेहरा वही है। जस का तस 15 साल दूसरी सरकार रही, अभी दूसरी सरकार है। सरकार नहीं आने पर अरपा नदी की बातें बहुत लोगों ने किया, सरकार आने के बाद सभी भूल गए हैं। इसलिए हम जन जागरण उसका नाम दिया, हम जागृत करते हैं, लोगों के गांव गांव जाते हैं, उनको नदी, तालाब, जल बचाएं, संरक्षण करें, उसके उपाय
करे, इस हेतु हम उनसे आह्वान करते हैं, निवेदन करते हैं, पेड़ लगाएं ताकि पेड़ लगने से कुछ तो पानी रुके, इसकी हम बात करते हैं। आप देख रहे हैं कि प्रदूषण कितनी तेज गति से बढ़ा है। कुछ अभी कोरोना काल में जो लॉकडाउन हुआ उससे आप देखेंगे पहले वातावरण और वातावरण में थोड़ा बहुत अंतर आया है, लेकिन फिर से हम विनाश की ओर चले जा रहे हैं। जल को बचाने के लिए किसी की ओर ध्यान नहीं है। तो इस अवसर पर आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया है, नदी, तालाब, जल के संरक्षण, पर्यावरण के संरक्षण के लिए। इस अवसर पर जितने भी जुड़े हुए हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा कि काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैं तो स्काउट से हूँ, स्काउट में तो सिखाया गया कि अगर केले के छिलकों की किनारे आप बीच में रोड में है तो किनारे में आप उसको रख दें तो भी एक सेवा कार्य होता है। तो हम सब गिलहरी के समान छोटे रूप में अपने नदी तालाबों को बचाने के लिए हम काम करें। भविष्य जल संकट का सामना करने वाला है, सभी बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं। तो हम इस ओर अगर आज से ही कमर कस लें, अपने घर से ही कमर कस लें कि हम टोटी खोल के हम ब्रश करते हैं, हम टोटी खोल के दाढ़ी सेविंग करते हैं, नहाने के लिए हम सीधे नल का उपयोग करते हैं, बाल्टी में अगर उपयोग करें तो पानी थोड़ा थोड़ा रूप में भी बहुत बचाया जा सकता है। तो ये निवेदन है, आपने एक बहुत अच्छा अवसर दिया और एक अच्छा मंच आपने प्रदान किया जल संरक्षण और पर्यावरण को लेकर। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ पांडे जी। नमस्कार सभी को। जी, डॉक्टर सोमनाथ जी बहुत अच्छी बात करी कि काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन हर बड़ा काम किसी भी छोटे व्यक्ति द्वारा ही किया जाता है, छोटे लोगों के द्वारा ही किया जाता है, तभी वह बड़ा हो जाता है। मैं चर्चा कर रहा था यहाँ पे, अभी अगले मुद्दे पे चल देता हूँ कि जब पर्यावरण की बात होती है तो पर्यावरण में दो शब्द आ जाते हैं, परि और आवरण। परि यानी पृथ्वी यानी चारों तरफ का हिस्सा, और आवरण ढका हुआ। तो किसी भी चीज का जो आवरण है चारों तरफ का, वह उसकी संरचना को निर्धारित करता है, वो उसकी सुंदरता को निर्धारित करता है। तो पृथ्वी का जो आवरण है कहीं ना कहीं उसकी हरियाली है, उसकी नदी है, उसके पहाड़ है, उसके जल स्रोत है, जिससे पृथ्वी इतनी सुंदर लगती थी। और जहाँ भी आवरण बात आती है तो कहीं ना कहीं वहाँ परिवेश में बदल जाता है, और परिवेश जो होता है वह आचरण से संबंधित होता है। आचरण संस्कार में, संस्कार से समाज का निर्माण होता है और समाज से राष्ट्र बनता है। तो जैसे जैसे पर्यावरण बदला है या वैसे वैसे हमारे विचार, हमारी संस्कृति में भी बदलाव आया है। विचारक हैं डॉक्टर विनोद तिवारी जी से इस बारे में मैं थोड़ा सा सुनना चाहूंगा। डॉक्टर विनोद सर। हाँ भाई, नमस्ते सभी को। जी नमस्कार भैया। अभी अखिलेश जी, सोमनाथ जी और नरेंद्र जी बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। वैसे तो ये क्या असीमित है पर्यावरण पे बात करना, लेकिन अभी ऐसा है कि कोरोना ने सबको सिखा दिया कि पर्यावरण क्या है, प्रकृति क्या है और धरती क्या है। सबको उसकी औकात दिखा दी है कि नहीं। चाहे कितने भी पैसे वाले देश हों, जिसको हम लोग सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं, बड़े बड़े शहर है जिसके बारे में बोल रहे कॉस्मोपॉलिटन शहर कहते थे, जैसे बम्बई है, दिल्ली है, हालत खराब हो गई। वहां पे कंक्रीट का जंगल तैयार कर दिए थे। अब समझ में आया कि केवल कंक्रीट के जंगल से नहीं है, उसमें हरियाली जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जिसको बारे में लोग ध्यान नहीं देते। लोगों को समझ में आ रहा है। अभी भी अगर नहीं चेते हैं तो आने वाला समय ऐसे रहेगा कि जैसे हम लोग आजकल पानी की बोतल खरीदते हैं कि नहीं, बिस्लेरी का पानी है, इसका पानी है, तो बोले 10 रुपए में, फिर धीरे धीरे उसकी कीमत बढ़ रही है कि अच्छे कंपनी का है तो पता चला किनले है तो 20 रुपए है। वैसे ही आपको छोटा छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदना पड़ेगा। बोले अरे चलो भाई यहाँ के जा रहा है, एक दिन के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर है, खत्म होने वाला है, दूसरा खरीदना है ना। जो बड़े बड़े जिसके पास पैसा ज्यादा है वो धीरे धीरे पाइपलाइन बिछाएंगे घर में। अरे यार बेडरूम में भी एक पाइपलाइन कनेक्शन हो और दूसरे जगह भी हो, तो ये हालत आने वाली है। तो चेतना जरूरी है, और उसी से समझ में आएगा कि अगर प्रकृति है तो प्रकृति को संरक्षण करने के लिए पर्यावरण आवश्यक है, और पर्यावरण है तो उसी में जीवन है। नहीं तो जीवन तो मतलब समझ लीजिए कि जिस तरह से अभी एकदम से क्षण भंगुर है ना, 5 मिनट में बात कर रहे थे, 5 मिनट में जान चली गई। तब लोगों को समझ में आया कि ये है कि जीवन जो बोलते हैं ना कीमती चीज है, 5 मिनट में यहाँ से वहां हो जाता है। तो ये अभी का जो वर्तमान कोरोना पर यह है परिदृश्य में पर्यावरण एक बहुत अच्छा विषय है। आप लोगों ने जो ये मंच तैयार किया है बहुत अच्छा है। इस विषय को गहराई से सोचने की जरूरत है।
और इसमें छोटा छोटा प्रयास किया जाए, जैसे कि वह है सोमनाथ जी ने बात की, बोले हम लोग क्या प्रयास ही नहीं करते। जैसे घर में सब लोग आजकल आम खा रहे होंगे, सब जामुन खाए, सबके यहाँ गुठली निकलती है, लेकिन गुठली को कहाँ डाल देते हैं? गटर में डाल देते हैं। युवा या नगर निगम का आता नहीं है वो गाना बजाते हुए, ये बोला इसे भैया सूखा कचरा, ये गीला कचरा उसमें डाल देते हैं। क्या मतलब हुआ? अगर उसी गुठली को अगर इकट्ठा करते जाएं, धूप में सुखा दें, अगर अपने पास एक टोकरी हो तो कहीं पे भी निकलते हुए, जैसे रोड में कहीं निकल रहे हैं, अगर फेंक देंगे तो 100 बेचेंगे तो 5 तो उगेगा। अगर 5 अगर आम का पेड़ तैयार हो गया तो कितनी बड़ी बात है, कितना अच्छा है। उसी तरह से मैं देखा हूँ कि जितने भी है, जैसे छोटे छोटे पेड़ तैयार होते हैं तो उसको लोग इतने बेरहमी से काट देते हैं कि समझ नहीं आता। उनमें कोई यह है कि संवेदना खत्म हो गया, संवेदना शून्य है। एक ऐसी घटना हुई थी हमारे फार्म हाउस में, एक आदमी बढ़िया सागौन का पेड़ काट के ले जा रहा था, 8-10 फीट का था। मैं उसको पूछा, बोला भाई इसको क्यों काट के ले जा रहे हैं, कोई घर में तेरा काम है? बोला नहीं है। घर में कुछ शादी वगैरह है? तो बोला नहीं है। तो इतना अच्छा हरा भरा सागौन का पेड़ है, क्यों काट दिया? तो बोले हो सकता है आने वाले दिन में कभी काम आएगा। तो मतलब लोग इतने बेराम संवेदनशील हो गए, संवेदनहीन हो गए, उनको समझ नहीं आता, केवल उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती, केवल काटना उनकी आदत है। इसी तरह से जैसे नरेंद्र भाई बोले कि पानी के लिए, पानी की कीमत लोग नहीं समझ रहे हैं, बिजली की ये है समझ नहीं रहे हैं, कागज पेन की कीमत नहीं समझ रहे हैं। भाई कागज कहाँ से बनता है? लकड़ी से बनता है, बांस से बनता है। अगर आप वो है कि कागज का दुरुपयोग कर रहे हैं, मतलब कि आप पेड़ काटना पड़ रहा है उसके जगह में। रोड बनाने के लिए ऐसे बेरहमी से पेड़ काटते हैं कि बड़ा दुख होता है। और इस मामले में रायपुर से ज्यादा तो बिलासपुर आगे है। हमारे कोई भी नेता हो, किसी भी पार्टी का हो, इतना बेरहमी से पेड़ काटते हैं तो बड़ा दुख होता है। अगर आप चाहेंगे तो किसी भी सड़क को, किसी भी घर को पेड़ के व्यवस्थित रहते हुए, सुरक्षित रहते हुए भी आप बना सकते हैं। आप हमारे यहाँ लिंक रोड में जाइए, इतने बड़े बड़े पेड़ थे, इतने बड़े बड़े पेड़, 100 साल पुराने पेड़ थे, बेरहमी से काट दिया। और उसमें क्या है, डेकोरेटिव प्लांट लगा रहे हैं छोटे छोटे। तो जो गमले में उगे हुए पौधे रहते हैं वो वृक्ष से तुलना नहीं कर सकते। तो ये लोग ऐसे ही है, गमला उगा रहे हैं और बड़े बड़े पेड़ को काट रहे हैं। तो इनके ऊपर ना बहुत ये है कि मतलब इनकी शिकायत होनी चाहिए, इनके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, तब ये इस तरह से बेरहमी से जो प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं वो रुकेगा। रोड बनाना, विकास भी एक बहुत जरूरी चीज है, लेकिन विकास का एक पहलू ये भी है कि आप पर्यावरण को सुरक्षित रहते हुए भी कर सकते हैं। जहां पे आपका पेड़ है उसके बाजू में आप रोड बना सकते हैं। पेड़ को सुरक्षित रहते हुए उसको चबूतरा बनाते हुए आप रोड बना सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि पेड़ को काट के एकदम यहाँ से वहां तक सफा चट कर दिए कि पूरा टार रोड दिखे, वही विकास है, ऐसा नहीं कह सकते। कहीं कहीं ऐसे भी आए हैं कि अपने जो लोग हैं, जिसको हम लोग अशिक्षित कहते हैं, जो गांव के गंवार बोलते हैं, वो हम लोगों से ज्यादा पर्यावरण के हितैषी हैं, वो लोग ज्यादा जागरूक हैं। वो घर भी बनाते हैं तो पेड़ के ऊपर से वहीं से वो छप्पर निकल आता है, उसी में पेड़ खड़ा होता है। मेरे बाजू में ये यादव जी हैं, हमें हॉस्पिटल के बाजू में, कभी आप लोग आइए मेरे हॉस्पिटल में, आपको देख करके बड़ा खुशी होगा कि उसके छत के बीच से वो पेड़ ऊपर निकला हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं यादव जी को बहुत उसका धन्यवाद दिया। बोले देखो आपके जैसा लोग जानते नहीं, छत में बीच से रास्ता दिया और उसमें से पेड़ ऊपर आए। सोचिए कि मतलब बिलासपुर में भी ये सोचने वाली चीज है। तो लोग समझते नहीं, इससे बहुत खिलवाड़ करते हैं और इसका अल्टीमेटली क्या है, उनको भी उसका जो है कि दुख भोगना पड़ेगा और साथ ही साथ हमें भी और जो समाज को भी इसका दुख भोगना ही पड़ेगा। तो मेरा यही है, सभी से निवेदन रहेगा कि हम लोग सब मिल करके लोगों को जागरूक करें, पर्यावरण का रक्षा करें और प्रकृति के साथ खिलवाड़ न करें, क्योंकि प्रकृति जब अपने पे आ जाता है तो अच्छे को सबक सिखा देता है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, और हमने अभी पिछले 1-2 वर्षों में लगभग देख लिया कि अगर प्रकृति अपने में आ जाए तो किस तरह का सबक देती है कि वो फिर संभलने का मौका भी नहीं देती। और प्रकृति का पेड़ की बात करी तो मुझे याद आता है, एक घटना थी करीबन आज 3-4 साल पहले की। अपने ही चिकित्सक मित्र थे, एक पेड़ के नीचे नई गाड़ी खरीदी थी, करीबन 2 या 3 महीना हुआ होगा डॉक्टर साहब। उन्होंने गाड़ी को पेड़ के नीचे खड़ा किया था
और कुछ ऐसी विपदा आई कि पूरा पेड़ का डाल उस गाड़ी के ऊपर गिर गया और गाड़ी चकनाचूर हो गई। तो प्रकृति की फिर विडंबना ऐसी है कि करता कोई और पे भरना सबको पड़ता है। अब मैं सर जो बात कर रहा था वो कि पर्यावरण से मैंने आवरण की बात कही, तो आवरण से कहीं न कहीं है संस्कृति और विचार। हम जिन जंगलों के समीप रहे हैं उस समय हमारे विचार कैसे थे, हमारी संस्कृति कैसी थी और अब क्या बदलाव विचार और संस्कृति में आया है। मित्र हमारे वरिष्ठ पत्रकार एस.एन. पांडे जी उपस्थित है क्या? मैं भैया से भी निवेदन करूंगा थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, काफी समय से आप उस क्षेत्र में हैं, तो मैं चाहूंगा कि सत्यनारायण पांडे जी हैं क्या? क्योंकि बीच में भैया दिखे थे, थोड़ा सा फिर गायब हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं। नहीं है तब तक मैं अखिलेश नामदेव जी नहीं है सत्यनारायण पांडे जी हैं। पांडे जी हैं पर आवाज नहीं आ रही है ना उनकी, क्योंकि मुद्दा को समझना चाह रहा था। वरिष्ठ पत्रकार हैं, करीब से आ गए हैं। जी भाई साहब नमस्कार, अगर प्रणाम आपको, को दादानियों को। भैया एक चीज मैं जो जमाना चाह रहा था कि हमारी जो संस्कृति है वो आदिकाल सनातन संस्कृति रही है और ट्राइबल की संस्कृति को हम बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, प्रकृति के उपासक कहे जाते हैं। वो आज भी वो उपासक प्रकृति के ही है और प्रकृति का जिस तरह से क्षय होना चालू हुआ है, जिस तरह से पेड़ कटने लगे हैं, जिस तरह से पहाड़ झरने लगे हैं, पानी सूखने लगा है, क्या इस दौरान में आप वहां की कुछ संस्कृति में भी बदलाव, लोगों के बोलचाल, लोगों के विचार में भी कुछ बदलाव आया है? पर्यावरण जो है और विकास, ये दो चीजें जो है समानांतर चलती है। जहाँ विकास होगा वहाँ निश्चित रूप से पर्यावरण का क्षय होगा। ये चीज जब भी अपन क्षेत्र के विकास की है, प्रदेश के विकास की है, राष्ट्र के विकास की बात जब भी करते हैं, विकास को अपन सामने रखते हैं, लेकिन उससे होने वाली जो नुकसान है उसकी भरपाई करने के लिए जो ईमानदार प्रयास होना चाहिए, प्रशासन ने हर स्तर पे हर चीज के लिए प्रावधान बना रखा है। नियम कानून संविधान में सारी चीजें उपस्थित है, मौजूद है। तो सवाल इस बात का आता है कि मान लो कोई भी इंडस्ट्री स्टेबल हो रही है, उसके लिए पर्यावरण से परमिशन लेना चाहिए, पर्यावरण में क्या क्या चीजों को फॉलो अप करना है, क्या क्या नहीं करना है। लेकिन उन सब चीजों में कानून के पालन करने में हम लोग या शासन या प्रशासन ये अपनी पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से अगर काम करे तो निश्चित रूप से कि विकास के साथ में पर्यावरण भी बैलेंस बना के चलेगा। लेकिन जिस हिसाब से विकास हो रहा है उस हिसाब से पर्यावरण की ओर से लोग बात टोटल मतलब एकदम निष्क्रिय। शासन प्रशासन भी उस ओर अब चाहे जिन कारणों से हो, कुछ तो पॉलिटिकल है, कुछ तो आर्थिक है, कुछ तो भ्रष्टाचार है, सारी चीजें हैं। रही बात सवाल अरपा की, अरपा के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे ख्याल से अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा अगर आवंटन धनों की आपूर्ति अगर इस क्षेत्र के अरपा के विकास उद्यम के लिए दिया, जितने एनिकट, जितने पौधरोपण जो होने चाहिए, लेकिन मगर परंतु हर जगह वहीं पे एक ही क्वेश्चन आ जाता है कि जो आवंटन प्राप्त हुआ क्या उस पर ईमानदारी से काम हुआ या वो गुणवत्तापूर्ण हुए या नहीं हुए। अगर गुणवत्तापूर्ण होता तो निश्चित रूप से अरपा का रूप जो शासन और प्रशासन ने सामने लाया था, जो आवंटन और जो स्वीकृति प्रदान की, जो काम हुए हैं अगर ईमानदारी से गुणवत्तापूर्ण हुए होते तो उसका निश्चित रूप से उसका सकारात्मक परिणाम हमको हमारे आने वाली पीढ़ी को देखने को मिलता। लेकिन समस्या यहीं पे है कि हर किसी आदमी में एक ईमानदार सोच नहीं है। अपने आज की परिस्थिति में हमारे यहाँ की संस्कृति दूसरी है, हमारे यहाँ का पर्यावरण क्लाइमेट दूसरा है, रहन सहन दूसरा है, खान पान दूसरा है। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं पे हम पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करने पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे जहाँ हम लोग अंकुरित अनाज खाने और पौष्टिकता और दूध और ये सब चीजों की बात आती है, वहीं आज टोटल पाश्चात्य संस्कृति, पिज्जा, बर्गर, ये सब चीजें खाएंगे तो लोगों की ना तो इम्यूनिटी पावर बनी रहेगी और जिस तरीके से चाहे आप कोरोना कोविड ले लीजिए, चाहे जितने भी चक्रवात तूफान जो भी आ रहे हैं, ये सब प्रकृति के अनबैलेंस होने का ही परिणाम है। और ये तो निश्चित रूप से है कि मार्क्सियन थ्योरी इस बात को कहती है कि अगर मनुष्य अपने हाथों प्रकृति का संतुलन नहीं बनाएगा तो प्रकृति को अपने हाथ में ब्रह्मास्त्र उठाती है। 25 साल में
बैलेंस करने की कोशिश करती है। तो आज का परिवेश भी उसी स्थिति में आ चुका है, जिसके चलते तरह तरह के कभी संक्रामक बीमारी के रूप में हो या भूकंप के रूप में हो या जिस रूप में भी हो, यहाँ ये पेंड्रा जो ऑक्सी जोन कहलाता है, अमरकंटक वाला एरिया जो इधर अपना एशिया का सबसे बड़ा ऑक्सी जोन है पर्यावरण का। लेकिन क्या यहाँ कोविड का असर नहीं हुआ? एक समय पे जिस हिसाब से साल बोरर के नाम से मेरे ख्याल से 20 लाख साल के वृक्ष कटे होंगे। पर्यावरण तो जलवायु परिवर्तन तो होगा, और जलवायु जब परिवर्तन होगा तो उसके परिणाम भी हम सबको आपको झेलने तो पड़ेंगे। उस हिसाब से पौधरोपण की बात करें अपन, वन विभाग हो, हार्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, हर तरफ से शासन अपने हिसाब से उस चीज को दे तो रही है, लेकिन हम और आप उसको कितना फॉलो अप कर रहे हैं? हम पौधे लगा रहे हैं, पौधों को संरक्षित कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? टारगेट आया, सांख्यिकी आंकड़ों में फेल हो जाता है, जमीन में कुछ भी नजर नहीं आता। कम से कम अब की स्थिति। पांडे जी बस यहीं पे बात करेंगे। सरकार तो आती और जाती रहेगी और सरकार की कार्यशैली में विशेष कोई बदलाव हो नहीं पाता। इसके पहले जितने भी चर्चा में हिस्सा लिया, चाहे अपने डॉक्टर विनोद तिवारी जी हो, डॉक्टर सोमनाथ यादव जी भी रहे, अखिलेश भैया भी रहे, और आपकी भी बातें, कहीं ना कहीं मुद्दा जन जागरूकता से है। हम यहाँ पे लेके चले सरकार को, जो गलत कर पा, सरकार आवंटन करती है, सरकार के कर्मचारी, सरकार के ऑफिसर, सरकार के नुमाइंदे, ये कहीं ना कहीं उस आवंटन को उस तरह से उपयोग नहीं कर पाते जितना कि करना चाहिए। शायद कहीं ना कहीं हमारी जागरूकता की कमी है। अखिलेश जी देखिए डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात है ठीकरा ले कौन? अरपा की बात करूं, ठीकरा लेना नहीं चाहता कोई। समय के साथ साथ इस अरपा को लेकर अगर बात करूं, अगर पर्यावरण संरक्षण की बात करें, अगर मैं इस पेंड्रा नगर से बात कर रहा हूं तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। इस अरपा ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ना जाने कितने संघर्ष किए। डॉक्टर सोमनाथ यादव उनसे पूछिए आप कि इस अरपा को बचाने के लिए किस स्तर पर लड़ाई लड़ी गई। इस नगर ने, हर नगर पंचायत का चुनाव होता है तो विधानसभा का चुनाव होता है तो अरपा के संरक्षण की बात तो की जाती है, लेकिन कहीं कोई संरक्षण की बात, कोई सत्ता में आया, संरक्षण के नाम पर वोट बैंक वोट पाया, चुनाव जीत गया, लेकिन अरपा के संरक्षण की कोई बात नहीं है, अरपा उद्गम की कोई बात नहीं। आज अरपा अपने अस्तित्व को तलाश रही है। डॉक्टर सोमनाथ यादव जैसे लोग लड़ रहे हैं इस लड़ाई को। अगर अरपा को, उद्गम को बचाने के लिए अगर कोई निजी तौर पर लड़ाई लड़ा तो वो मेरे को अगर अपने मुंह से बोलना पड़ा तो इसमें मेरे खिलाफ FIR तक दर्ज हो गई है डॉक्टर साहब। और किसी नगर पंचायत या मेरे को शर्म आ रही इस बात को बोलने में, किसी मेरे साथी पत्रकार ने इस बात को कहीं कोई बात का उल्लेख भी नहीं किया कि अरपा के लिए मैं हाई कोर्ट के शरण में गया, तब आज मैं अपनी इज्जत को बचा रखा हूं, उस अरपा को बचा रखा हूं। और धन्यवाद हो उस अरपा को बचाने के लिए जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो पहल की कि अरपा पुरखों ने जहां बताया है, अरपा को पुरखों ने जहां बताया वहां अरपा को माना गया, वरना अरपा का उद्गम तो इसी शहर ने, इसी जनप्रतिनिधियों ने और यहाँ के लोगों ने कहीं और बता दिया। अरपा खोडरी से निकली, और एक तो भूगोल के जानकार हैं जो टेबल में बैठकर बिलासपुर से लिखते हैं कि अरपा तवा डबरा से निकली, तो किसी को भूगोल का जानकारी नहीं है और वो बता देता है अरपा, इस अरपा को बचाने का उद्गम ही संकट में है। और अरपा के उद्गम को बचाने के लिए, अरपा के उद्गम को नष्ट करने के लिए यहाँ के जमीन मालिकों ने उसे 100 ट्रक, हजारों ट्रक मिट्टियों से पाट दिया। उसको बचाने के, उस अरपा को पानी को पेंड्रा पिछले 25 सालों से, 50 सालों से ना जाने वर्षों से उस पानी को पी रहा है, लेकिन जब अरपा को पाटा गया तो उसको बचाने के लिए बिलासपुर से डॉक्टर सोमनाथ यादव को आना पड़ा। पेंड्रा का एक भी आदमी उस बचाने के लिए नहीं पता। किसके ऊपर जिम्मेदारी ठोके हैं? हम खुद जागरूक नहीं है। हम अपने लिए मैं लग जाते कि मेरा हित प्रभावित हो जाएगा। इसमें चिंता इस बात की है कि बिलासपुर में बैठा व्यक्ति अगर अरपा के उद्गम के अस्तित्व की रक्षा करने के लिए पेंड्रा तक आता है तो उसको 4 आदमी जोड़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो बताते आते हैं कि मैं आ रहा हूँ भैया, यहाँ पे 4 लोग 5 लोग खड़े हो गए हैं। तो मैं तो उस
उस पुजारी को साधुवाद देता हूँ डॉक्टर सोमनाथ यादव जैसा व्यक्ति, तो अरपा उद्गम से लेकर समागम तक की पद यात्रा करते हैं, जन जागरूकता फैलाते हैं। उस जन जागरूकता के दौरान उनको कितना जनबल का हाथ साथ मिलता है, ये चिंता का विषय होना चाहिए। डॉक्टर साहब, लोग अपने लिए मैं के लिए लड़ रहे हैं, पर्यावरण के लिए कोई नहीं लड़ रहा है। निजी लड़ाई लड़नी पड़ती है पर्यावरण की लड़ाई, तो निजी नुकसान झेलना पड़ता है पर्यावरण को बचाने के लिए। बहुत चिंता का विषय है। आपका विषय आज बहुत सार्थक है कि पर्यावरण की रक्षा कौन करे, कैसे होगी पर्यावरण की रक्षा। जब व्यक्तिगत लड़ाई को अगर लड़ना पड़े तो सामूहिक फल नहीं मिलता है इस पर्यावरण को बचाने के लिए। जहाँ सामूहिक प्रयास की जरूरत होती है वहाँ सामूहिक प्रयास नहीं मिलता, एकला चलो अकेले चलना पड़ता है। आप डॉक्टर सोमनाथ यादव से पूछिए उनकी पीड़ा। आज अरपा उद्गम में उसके उद्गम को नष्ट करने के लिए क्या क्या प्रयास नहीं किए गए, उसके उद्गम को कहीं और बताया गया, उसके उद्गम को नाना प्रकार की जगह का स्थान मिला देने का प्रयास किया गया। तो कुल मिला के अरपा और पर्यावरण की संरक्षण की बात करना बहुत आसान है, लेकिन इसकी लड़ाई लड़ना, इसको व्यक्तिगत रूप से बूझना कितना कठिन है। अब इसकी बात करना बेमानी होगी कि लोग की नियत में कितना खोट है। जी अखिलेश जी, मैं इसी चर्चा को अब डॉक्टर सोमनाथ जी के पास ले चलता हूँ। डॉक्टर सोमनाथ जी, मैं अरपा बचाव के बारे में इस मंच से और भी लोगों को चाहूंगा कि आप बताएं कि अरपा के संरक्षण के लिए आपके प्रयास क्या है और क्या बाधाएं सामने आ रही हैं, और जागरूकता के लिए हमें किस तरह का प्रयास आपके मार्गदर्शन में करना चाहिए। मंच काफी बड़ा है और फेसबुक के माध्यम से भी लोग देख रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में कुछ लोग और जागरूक हो और इस मुहिम में कि हम नदियों की संरक्षण की जो कल्पना करते हैं अरपा से ही चालू हो जाए। तो बाधाएं तो हर जगह पे हैं, खास करके जैसे अभी अखिलेश जी ने अपनी पीड़ा बताई, मैं अभी उस समय संकेत में ही बताया था अखिलेश जी उनके बड़े भाई साहब अक्षय जी पर क्या नहीं किया गया। पेंड्रा और बिलासपुर के राजनेताओं द्वारा, वहाँ के ऑफिसर्स, वहाँ के पत्रकार, लेकिन मैं इन लोगों को साधुवाद देता हूँ। उसके बाद भी आज तक मेरे साथ डटे हुए हैं कंधे से कंधा मिलाकर, और इसका परिणाम है कि आज थोड़ा बहुत जो सुगबुगाहट अरपा नदी को बचाने के लिए राजनेताओं के द्वारा, सत्ता के द्वारा और प्रशासन के द्वारा जो दिखावा किया जा रहा है, वह कहीं ना कहीं ऐसे हमारे जो महान लोग हैं अखिलेश जी, अक्षय जी और तमाम इनके साथ जुड़े साथी पेंड्रा के और हमारे बिलासपुर के जो हमारे साथ जो चलते हैं, ऐसे लोग का योगदान नितांत। और ऐसे और बहुत सारे ग्रामीण हैं, छोटे लोग हैं जिनकी कोई पहुंच नहीं है, न तो राजनीतिक पहुंच है, न ही उनकी कोई आर्थिक ऐसा स्थिति है कि वो कुछ कर सके। लेकिन ये अच्छा लगता है कि जब भी हम गांव-गांव जाते हैं तो वहां पर जो गरीब किसान भी है वो अपनी तरीका से जो भी हो सकता है वो करने की कोशिश करते हैं और अपनी पीड़ा को हमसे बताते हैं। आपको जानकर हैरान होगी कि अरपा नदी के किनारे हजारों एकड़ जमीन गरीब किसानों के बरसाती में बह चुके हैं, आज तक उनका मुआवजा नहीं मिला है, पड़ा हुआ है तहसील ऑफिस में और एसडीएम ऑफिस में। कहाँ जाए, अनेक बार दस्खत दे चुके, नेताओं को दे चुके, ऑफिसर को दे चुके, हाँ हाँ सब बोलते हैं, आश्वासन सब देते हैं, चुनाव लड़ते उसका सब भूल जाते हैं। क्या पीड़ा बताई जाए। रेत उत्खनन कर रहे हैं, आज ये स्थिति था बिलासपुर में कि पठार बन चुका है, रेत खत्म। जीवनदायिनी अरपा को अंतर सलीला कहा जाता है कि रेत से हम रेत थोड़ा सा एक बित्ता भी हम खोदते थे पानी आ जाता था। आज वहाँ स्थिति ये है, पहले बिलासपुर में रहना लोग इसलिए पसंद करते थे कि यहाँ पानी और स्वच्छ वातावरण था, आप भी जानते होंगे। आज 300-400 फीट में पानी नहीं मिल रहा है, पहले 50 फीट में पानी मिल जाता था। ये दुर्भाग्य। आज भी राजस्व के नाम पे खेल चल रहा है, करोड़ों अरबों रुपए का। यहाँ के कुछ जो ठेकेदार हैं, बड़े रेत माफिया जिनको बोला जाता है, वो रेत निकालने में लगे हैं। उनको नहीं मालूम किस पैसे से क्या होगा, अंतिम तो उनको ही जाना है। थोड़ा सा तो अगर बिलासपुर में आप रहते हैं जिसका आप खा रहे तो कम से कम उसका भी कर्ज उतारे। कहीं कुछ सुनवाई नहीं है, बड़े बड़े कांड यहाँ पर खुलेआम कर रहे हैं, प्रशासन मौन है, नेता मौन है, किसके पास जाए। अभी रोज अखबार में छप रहा है कि अरपा भैंसाजार और नहर मुद्दे में क्या व्यारा न्यारा करोड़ों का हुआ है, लेकिन जो बोलता है तो अखिलेश जी जैसे होता है। हमारे ऊपर भी बहुत सारी शारीरिक और मानसिक स्थिति से हम गुजरे हैं, राजनीतिक दृष्टि से भी, प्रशासनिक दृष्टि से, लेकिन हम मजबूत हैं। इसलिए हम
अभी तक जिंदा है और चल रहे हैं, हम डरते नहीं किसी से, क्योंकि हम मैं के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम समूह के लिए लड़ रहे हैं। अरपा नदी को बचा देने से सोमनाथ यादव, अखिलेश यादव को उपकार नहीं हो जाएगा। अरपा नदी बचेगी, जितने भी 40 से ऊपर सहायक नदी नाले हैं वो बचेंगे, तो सबका यहाँ पर विकास होगा। आने वाली पीढ़ी जीवित रह पाएगी पर्यावरण के लिए, जल के लिए। तो हम किसके लिए लड़ रहे हैं? लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ के लोग सिर्फ मैं के लिए लड़ रहे हैं। अखिलेश जी जैसे बोल रहे थे ना कि अपने लिए देख रहे हैं, उसमें मेरा क्या लाभ है, तब वो हमारे साथ जुड़ेगा, देखेगा इसमें मेरी कोई हानि हो जाएगी, मेरा भैया नाराज हो जाएगा, मेरे सर नाराज हो जाएगा, तो किनारे हट जाता है। हम 17 साल से चल रहे हैं, हमको जगह जगह पे सोने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, चाय नाश्ता हमारे ग्रामीण भाई या अखिलेश जी या ऐसे हमारे जितने निष्ठ मंत्री है जो सोचते हैं नदी के लिए, उनके द्वारा ही किया जाता है। भीषण गर्मी में हम ये आह्वान हर साल करते हैं, लगातार करते हैं, काम कर रहे हैं, करते रहेंगे जब तक जिंदा है, तब तक हम अरपा नदी को बचाने के लिए हम काम करते रहेंगे। जितनी भी कठिनाई आएगी सहेंगे, आगे तो कल शासन की, प्रशासन की और इन नेताओं की आंख तो खुलेगी। जैसे कोरोना ने आज बड़े बड़े लोगों की औकात बता दी, शायद हो सकता है जल संकट में यहाँ के उन तमाम जो धनपति है, जो पैसा कमाने में लगे अरपा नदी को खोद कर, शायद उनकी भी आंख खुले जब उनके यहाँ जब कोई घटना होगी। मैं भगवान चाहता हूँ ऐसे कभी मत आए नौबत, लेकिन माँ अरपा की श्राप और माँ बिलासा देवी की श्राप जरूर ऐसे लोगों को लगेगी जो सिर्फ मैं के लिए जी रहे हैं, जो अरपा नदी को और यहाँ के पर्यावरण को, तालाबों को नष्ट करने में लगे हुए हैं। दुख होता है आज इतना अच्छी एक सब्जेक्ट पर हम सब जुड़े हैं, एक गंभीर विषय है जो बोलने के लिए नहीं, काम करने के लिए है। और मेरा यही सभी से बोलता हूँ कि मैं बात नहीं करता, मैं काम पे विश्वास करता हूँ, और उससे हम लगातार चैरिटी समाज 17 वर्षों से बहुत माध्यम से बहुत हमने काम किया है, नीचे से लेकर ऊपर स्तर पर, हर स्तर से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जहाँ जन जागरण करके हम लोगों को जगा रहे हैं, तो हम पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से उन नेताओं को और उन अफसरों को भी जगाने का काम कर रहे हैं। जहां तक दिल्ली से लेकर रायपुर तक जहां तक हमको पत्रव्यवहार करना चाहिए, लिखना पढ़ना चाहिए, वो भी काम लगातार हमारा हर काम चल रहा है, चाहे नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हो, चाहे गीत संगीत के माध्यम से हो, चाहे पत्र व्यवहार के माध्यम से, हर प्रकार का काम में लगातार। और इसी का नतीजा है कि थोड़ा बहुत सुगबुगाहट अरपा नदी के लेकर हुई है। आज परत निकाली जा रही है, 2 चेक डैम बन रहे हैं, अरपा भैंसा जहार भी बना, भले उसमें गलत हुआ। आज उद्गम को लेके भी अब थोड़ा सा यह सरकार सुगबुगाहट पैदा हुई, हालांकि स्पष्ट अभी भी नहीं है। अब तो हम उल्टा सवाल कर रहे हैं। पहले हम बोलते थे अरपा नदी का उद्गम स्थल अमरपुर पेंड्रा है, अब हम सरकार से इस बार हम सवाल किए हैं, प्रशासन सवाल किए कि अरपा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, आप ही बता दो, हम मान लेंगे। चलिए, हम नहीं बोलते अमरपुर है, अमरपुर हमने भूगोल 4वीं कक्षा में पढ़ा है कि उद्गम स्थल अमरपुर पेंड्रा। पेंड्रा जो स्थल प्रवाहमान क्षेत्र है, पठार जो है, वहां से एक नदी नहीं, कई नदी वहां से निकली हुई है। और उसके बाद भी कोई भी भ्रमित करते बाहरी लोग आके, टेबल वर्क करने वाले, अपने आप को भूगोल वेत्ता कहने वाले लोग, कुछ भी, और उसको लोग सरकार मान रही है। अरे चले हमारे साथ, हम दिखाएं कि क्या है वास्तविकता। अन्य सहायक नदी नालों का भी लगभग यही स्थिति है। तो ये स्थिति, और कुछ यहाँ पर हमारे पत्रकार साथी भी है, वो भी बटे हैं ग्रुपबाजी में और राजनीति में, वो भी अपने स्वार्थ सिद्धि करते रहते हैं। देखिए हमारे अखिलेश जी एक पत्र भी दिखा रहे हैं, तो हाँ, वो समझ गए, नाम लेना जरूरी नहीं है, नाम लेना जरूरी नहीं है। अखिलेश जी, नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, ये बता रहा हूँ भाई, ऐसे लोगों को हम महत्व नहीं दे जो बाहर से आए हैं, टेबल वर्क करते हैं, इनको हम महत्व नहीं, क्या समझेगा हमारे दर्द को, वो नहीं समझ सकते दर्द को। बिलासपुर रायपुर मैं तो करने वाले लोगों को बोल रहा हूँ कि जो शासन है, प्रशासन है, मैं उनको बोल रहा हूँ, मैं उनको बोलूंगा कि वो भी, उनकी भी तो दिमाग है, शासन चला रहे हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, क्या वो मूर्ख है? उनको समझ में नहीं आ रहा है ये बात? उनको ये काम करना चाहिए। तो नरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बात तो बहुत कुछ है करने को, लेकिन आपने यहाँ प्रश्न खड़ा कर दिया, और बहुत अच्छा ये प्रश्न है, उसके लिए आगे भी हम लगातार इस पर बातचीत करते रहें। बिल्कुल, आप लोग के साथ में हम इस विषय को लेकर के आगे भी चलते रहेंगे, और वर्चुअल के माध्यम से, फेसबुक और सोशल मीडिया जितनी भी, उसके माध्यम से जितना भी हम कोशिश करेंगे आप लोग के साथ में, जानकारी रहेगी, और भी लोग को शामिल करेंगे इस मंच पे, क्योंकि आज के डेट में सोशल मीडिया का काम बहुत तेजी से आगे जा रहा है। और जहाँ तक विचारों की तब्दीली का प्रश्न आता है, विचारों के इन्फ्लुएंस का प्रश्न आता है, उसमें सोशल मीडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है। विषय गंभीर है, तो पेंड्रा गौरेला मरवाही से भी एक गंभीर है, डॉक्टर गंभीर जी को भी मैं मंच पे ले लेता हूँ, और निश्चित रूप से हम सभी लोग साथ में हैं इसके। हमारे जावेद जी को मैं लाऊंगा। जावेद जी थोड़ा सा रुकेंगे, मैं थोड़ा सा
इस गंभीर विषय को चर्चा करने डॉक्टर गंभीर को उपस्थित करवा लेता हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं क्षेत्र से आते हैं, बचपन उनका गुजरा है और गंभीर जी के पिताजी भी वन संरक्षण के लिए बहुत ज्यादा काम किए हैं। अखिलेश जी और हमारे पाखंडे भैया इसको बड़े अच्छे से जानते हैं कि स्वर्गीय बेन सिंह जी सिंहपारी का जो जंगल आज संरक्षित है, बच पाया है, तो कहीं न कहीं स्वर्गीय बेन सिंह जी का तो बहुत बड़ा हाथ है। आप उन्हीं के सुपुत्र डॉक्टर गंभीर सिंह जी यहाँ पे मौजूद है। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा आपसे भी चर्चा चाहेंगे, क्योंकि प्रकृति के पुजारी कहे जाते हैं आपका समाज, और प्रकृति का संरक्षण कहीं न कहीं आप लोग की प्रमुख जवाबदारी भी बनती है। और तो पहले हम आपसे कुछ विचार सुन लें, फिर कुछ प्रश्न भी मेरे जहन में आपके लिए हैं। जी धन्यवाद। आज के इस मंच में आदरणीय सोमनाथ जी, अखिलेश भैया, विनोद सर और तमाम सारे जो व्यूअर्स हमको सुन रहे हैं और देख रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा। अभी यहाँ पर जो चर्चा आप लोगों ने किया है, निश्चित रूप से आज की तारीख में ये सिर्फ एक ज्वलंत विषय तो है ही है। आने वाली जो पीढ़ी है उसको हम लोग क्या देंगे, इसके लिए अगर यहाँ पर भी अगर बंदर बाट है तो फिर बहुत ही मुश्किल है। जबकि इसमें चर्चा इस बात के लिए होनी चाहिए थी कि हम बेहतर से बेहतर और क्या कर सकते हैं अपने खुद के बच्चे के लिए, अपने जो पड़ोस में जो बच्चा खेल रहा है, जो हम अपने शहर में जो बच्चे देख रहे हैं, वो जब हमारी उम्र के होंगे तब वो क्या सोचेंगे और वो आने वाली पीढ़ी को क्या दें, इसकी परिकल्पना यहाँ पर होनी चाहिए थी। लेकिन जैसा बिल्कुल अभी सोमनाथ जी ने अपनी पीड़ा दर्शाई, अखिलेश अभी जिस ढंग से बताए, मैं निश्चित रूप से सुन रहा था सारी चीजों को और सहम भी जाता हूँ, क्योंकि मैं भी जब अपने गांव में जाता हूँ, अपने पिताजी को उस समय जंगल के लड़ाई करते हुए देखा था। वो भी हाई कोर्ट तक लड़ने के लिए गए थे और उनने जंगल को खुद ही वहां पर गांव के हिसाब से रिजर्व करवाया है। तो लड़ाई तो हर उसमें लड़ना ही पड़ता है। हम अभी जिस स्थिति में जी रहे हैं वहां पर हमारे आसपास ही बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई मतलब नहीं है, उनको कितना भी आप और हम समझा लें, वो जब तक थोड़ी देर सुनेंगे, लेकिन वो करना उनको अपने हिसाब से है। अपनी अगर जरूरत की पूर्ति उनको करना है तो किसी हद तक जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है और हमको अपने ऐसे अच्छे काम को पीछे नहीं हटना है। मैं इस मंच के माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ अरपा उद्गम जो हमारे संघर्ष समिति को कि भाई जब भी ये सारी चीजें हम आप लोगों के साथ में हैं, ठीक है, अभी तक प्रत्यक्ष रूप से आप लोगों के किसी भी मूवमेंट में हम लोग शामिल नहीं हो पाए, लेकिन ये ऐसा काम है जनहित का जहाँ पर जब भी जैसे भी जरूरत पड़ेगी, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम आप लोगों के साथ में ना रहें और उसको बचाने का भरसक प्रयास किया जाएगा और उसको करना ही है। जो जितनी भी नदियां होती हैं वो हमारी दैनंदिन होती हैं, हमारी जीवन की वो ऐसी आवश्यकता होती हैं जहां पर अगर वो नहीं है तो भविष्य की परिकल्पना मैं समझता हूँ खत्म हो जाती है। ये सारी चीजें हम लोग समझाएं, सभी पढ़े लिखे लोग हैं, जागरूक लोग हैं, और अगर इसको अच्छे इसी तरह से प्लेटफॉर्म में और उसके बाद अगर हो सकता है ऑफलाइन भी बैठ के इसमें चर्चा करने की जरूरत है। थोड़ा सा मुझे जो व्यक्तिगत तौर पे महसूस कर रहा हूँ यहाँ पर, शायद ऐसा लगता है कि संवादहीनता है थोड़ी सी, हो सकता है मैं गलत हूँ। अगर हम, क्योंकि ध्येय सबका है, हम सब लोग चाहते हैं कि ये जितने भी नदियां हैं हमारी बचें, और हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी एक सपना था, और उसको अगर आप देखें पूरे जो नदियों को जोड़ना है, नदियों को जोड़ के कैसे हम अपने पानी को संचित करना है, उसके साथ ही तमाम सारे जो पेड़ पौधे हैं उनको बचाना है, क्योंकि पानी जब तक नहीं होगा तो आप जैसे भी थोड़ी देर पहले मेरे ख्याल से सत्यनारायण चाचा जी कह रहे थे कि पेड़ तो लगा देते हैं लेकिन उसके बाद उनका कुछ भी नहीं हो पाता है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। जब तक हम लोग इन सारी चीजों को नहीं देखेंगे और हर आदमी अगर अपना लक्ष्य निर्धारित करे कि इस साल कम से कम मुझे इतने पेड़ लगाने हैं, तो धीरे धीरे करके हम इन सारी चीजों को अचीव कर सकते हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं। आप लोगों के माध्यम से ये सारे जो चीजें जो हो रही हैं, बहुत ही आप लोग बधाई के पात्र हैं सभी, पर्टिकुलरली जितने भी जो लोग यहाँ पर हो सकते हैं इस मंच को में नहीं जुड़े हैं लेकिन देख रहे हैं, सबको मैं अपने तरफ से
बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूं और उनके संघर्ष को मैं सलाम करता हूं। और इसमें कोई ऐसी बात मन में ना लाएं कि जो लोग हैं शायद थोड़े से दिग्भ्रमित हैं, भटक गए हैं, लेकिन ध्येय तो है कि भाई बचाना है हमको, और हम बचाएंगे नहीं तो हम बचेंगे नहीं, सीधी सी बात ये है। और ये चीज हमको समझनी होगी। तो मैं संक्षिप्त में इतना ही बोलना चाहता हूं कि आगे की जो लड़ाई है उसमें आप लोग के साथ में हम सब लोग हैं, और ये लड़ाई अनवरत चलती रहना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे काम के लिए, ऐसे नोबल काम के लिए है जहां पर अभी जैसे विनोद सर ने भी बोला कि भाई इस कोरोना ने सिखा दिया हमको कि आप कुछ भी कर लो, अगर आप प्रकृति का संरक्षण नहीं करते हैं तो बहुत ही समस्या आने वाली है। वो जैसे अभी ऑक्सीजन की कमी हुई, अगर इतना देखने के बाद में भी, इतना समझने के बाद में भी अगर लोग बाग नहीं समझेंगे, पहले तो ये बोलते थे कि महामारी तो भाई 100 साल बाद आती है, हमने तो नहीं देखी, लेकिन हम एक तरह से कोरोना को धन्यवाद दें यहाँ पर कि जिनको जाना था वो चले गए, बहुत कोशिश की गई डॉक्टरों के माध्यम से उनको, लेकिन जो बचे हुए हैं उन सारे इंसानों को हमको बचाना है। और प्रकृति का अगर इसी तरह से गलत अगर दोहन करेंगे तो मैं नहीं समझता कि सिर्फ जो मेडिकल के जो लोग हैं वो उनके सहयोग से ही ये सारी चीज हो सकता है। सबके सहयोग से समाज आगे आए और जो जरूरी चीजें हैं जहां पर बचाव हो सकता है वो सारी चीज करें। उसमें संरक्षण बहुत जरूरी है प्रकृति का, पेड़ पौधे बचना चाहिए, नदियां हमारे सारे संरक्षित हों, आने वाली पीढ़ी को हम बेहतर एक जो भी गिफ्ट है वो दें, इसकी सारी तैयारी हमको करना होगा। और हमारी जिम्मेदारी भी, अगर हम बच्चा पैदा करते हैं तो उसके एक बेहतर भविष्य के लिए जब हम सोचते हैं तो प्रकृति की गोद में हम लोग खेल रहे हैं, उसने तो बहुत कुछ हमको दिया हुआ है, वो सारी चीजें उसको रिवार्ड हम वापस करें, उसको दें। यही मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। हाँ नरेंद्र, बच्चे पैदा करें तो उसके भविष्य का निर्माण भी हमको करना होगा। तो जब पौधा रोपा है तो उसको पेड़ तक बनाने का भी जिम्मेदारी हमको लेना होगा। हमारे सत्यनारायण भैया जी भी छोड़ रहे थे उस समय, मैं लूंगा। फिर उसके पश्चात जितने वृक्ष लगे हुए पौधे रोपे जा रहे हैं उसके संवर्धन की भी चर्चा इस मंच से होनी चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। पांडे जी ये बोल रहा था उसको पहले भी शिक्षा के साथ हुआ, वही इतिहास पुनः कि मैकाले की जो शिक्षा पद्धति आई भारतीय संस्कृति को और शिक्षा को उलट पुलट के सब बराबर कर दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अरपा नदी के उद्गम में कोई संशय पत्रकार दीर्घे में भी नहीं है। कुछ लोग हैं बड़े साफ तौर पर मैं इस बात को बोल रहा हूँ, लेकिन केंद्र अमरपुर पुलिया के नीचे से ही अरपा नदी का उद्गम हम लोगों ने बचपने में देखा है। लेकिन एक अलग चीज है कि वहां पे इतना ज्यादा पानी का दोहन हो गया, 6-8 बोर पंप लग गए, वो आज की स्थिति में सुप्त अवस्था में आ गया। उसके लिए प्रयास होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने भी अरपा उद्गम, अरपा महोत्सव की सौगात यहाँ दी थी। उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि अरपा का उद्गम पेंड्रा में है। अब इसके लिए समन्वित प्रयास की जरूरत है कि अरपा को उद्गम स्थल को सुंदर सुव्यवस्थित करने, एकजुटता के साथ इस मंच को और विस्तृत रूप प्रदान किया जाए। इसके साथ मेरी सभी को शुभकामनाएं हैं। सभी को धन्यवाद। बिल्कुल भैया, नदी की सुंदरता वृक्षों से ही है। वृक्ष है तो नदी की धारा में जो जल है, जो अल्हड़ता है, वो कवियों ने बयान की है वृक्षों के करीब से ही। तो नदी की अल्हड़ता जब वहां बड़े बड़े वृक्ष होते हैं तो ही समझ में आती है। अब हम प्लांटेशन की ओर चल रहे हैं। पर्यावरण का बहुत अच्छा विषय लोग ले, और प्लांटेशन की जहां तक बात है, हर वर्ष इसी मौसम में आषाढ़ से लेकर के सावन का जो महीना है, कई लाखों वृक्ष लगाए जाते हैं, लेकिन वो दिखते नहीं हैं। और जिस तरह का एक दौर वृक्षारोपण में चला है, क्या वृक्ष के उस संवर्धन में, पौधे के संवर्धन की भी एक मुहिम चलाने की आवश्यकता आ जाए, ऐसा मैं समझता हूँ। और इसके लिए मैं डॉक्टर विनोद तिवारी जी को फिर से एक बार उपस्थित होने का निवेदन करूंगा, अगर समय हो तो, क्योंकि डॉक्टर साहब क्लिनिक पे भी बैठे हैं, मरीज भी देख रहे होंगे। डॉक्टर विनोद तिवारी सर, जहां तक मुझे अंदेशा है डॉक्टर विनोद तिवारी जी अभी मरीजों के साथ भी होंगे। हाँ भाई सर, हाँ मुझे मालूम है समय इस समय नमस्कार ओपीडी का चलता है। सर, वृक्षारोपण का कार्यक्रम बड़े जोरों से चलाया जाता है, सत्ता किसी की भी हो। आजकल हर नेता, हर जनप्रतिनिधि, हर समाज सेवी अभी पौधारोपण पे चल देते हैं और किया जाता है, लेकिन साल भर बीतते बीतते वो पौधे कहाँ चले जाते हैं वो पता नहीं चलता है।
तो डॉक्टर साहब, क्या ये समय नहीं है कि अब हम एक मुहिम उन पौधों के संरक्षण की बात करें, उन पौधों की संरक्षण में जाए? जैसा डॉक्टर गंभीर ने कहा कि अगर हमने बच्चे पैदा करने की जिम्मेदारी ली है तो उन्हें उनके भविष्य संवारने की भी जिम्मेदारी हमारी होगी। तो जब हमने पौधा रोपा है तो उसको पेड़ बनाने की जिम्मेदारी भी तो हमारी ही होगी। हाँ, इस विषय पे आपके विचार? ये तो बहुत ही ये है कि मतलब सिंपल सा लॉजिक है। लोग बोलते हैं ना कि भाई अगर आप बच्चा पैदा करते हो तो उसको पालन पोषण करना, बड़ा करना हर माता पिता की जिम्मेदारी है, नैतिक कर्तव्य है, बोलते हैं कि नहीं? ये हमारे हिंदू संस्कृति में है, ये आपको करना ही है। उसी तरह से अगर एक ये है वृक्षारोपण कर रहे हैं, वृक्ष को लगा रहे हैं, यानी वो बच्चा है, तो उसको अगर केवल लगा करके छोड़ दिए, यानी कि यही है कि बच्चा पैदा करके उसको किनारे डाल देना, उसी जैसा हो गया। उसको ठीक करने का तरीका यही है कि अगर आप कोई वृक्ष लगा रहे हैं, कोई पौधा लगा रहे हैं, तो उसका संरक्षण करना, उसका देखभाल करना, उसको पानी देना, उसको बड़ा होते तक उसका ख्याल रखना, ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो ये तो केवल दिखावा है ना, कि बोले केवल फोटो खिंचाने के लिए पेड़ लगा है, वृक्ष लगा है। जैसे अभी होता है ना, सब कुकुर मुत्ते की तरह पूरे शहर में आ गए, हर जगह देखना कि मैंने 10 पेड़ लगाया, मैंने 100 लगाया, फोटो खिंचाएंगे, पेपर में छपवाएंगे, व्हाट्सएप में आएगा, फेसबुक में आएगा। और अगर 1-2 महीने बाद पूछे कहाँ कहाँ लगाया, कितने लगाए थे, तो बोले पता नहीं कौन है, कहाँ था, बोले मुझे मालूम ही नहीं। तो ये लोग ना वो इकोसिस्टम को नहीं समझ पा रहे हैं। हमारे पिताजी हैं, जब हम लोग मेडिकल कॉलेज में थे तो जब गांव में आते थे तो हम लोग को ना कुआं की सफाई करवाते थे। कुआं में है ना, तो बोले भाई सफाई करना है तो रस्सी पकड़ के हम लोग नीचे उतरते थे, उसका जो गंदगी है, स्लेट जो बोलते हैं, स्लेट रहता है, उसको निकालना है। बोले क्यों? इसको निकालने से नीचे से स्रोत फूटेगा जिसमें से शुद्ध पानी आएगा और पानी का मतलब रिसाव लगातार होगा। अगर वहां पे मलबा गंदगी लगा रहेगा तो उसका जो ये स्रोत है सूख जाएगा, दब जाएगा और वहां से पानी आना बंद हो जाएगा। तो पहले पुराने समय में ये प्रकृति के उपासक थे, जैसे गंभीर जी हैं, गंभीर जी ने गंभीर बात के ही बताया कि मतलब भाई ये लोग प्रकृति के उपासक है। ये इनके पिताजी हैं, जो काम किए हैं वो जमीन से जुड़ के काम किए हैं। तो जैसे अखिलेश जी है, वहां पे कर रहे हैं, तो इसमें उनका कोई ऐसा नहीं है कि उनका स्वार्थ है, वो मन से जुड़े हुए हैं। उनको लग रहा है कि भाई प्रकृति का काम करना है, प्रकृति का संरक्षण करेंगे तो उसमें उनको भी फायदा है, गौरेला पेंड्रा मरवाही को भी होगा और उनके होने से हम लोगों को जीवन मिलेगा। बिलासपुर वाले हम तो भाई पेंड्रा वाले के ही है, उनके तो क्या बोलना रहमो करम पे है कि नहीं? वो लोग अगर पानी सुखा देंगे तो हमें पानी कहाँ से मिलेगा? हर सूख गया तो हम तो जी नहीं पाएंगे। तो ये जो सोच है, ये बृहद सोच है, बड़ा ये है कि बृहद दृष्टिकोण है और परोपकारी है। तो इन सब चीजों को समझने के लिए हमको क्या है, जो इकोसिस्टम है उसको समझना जरूरी है। जैसे अभी का क्या है, जितने लोगों को देखिए सरफेस वाटर का कोई यूज समझते नहीं। सरफेस वाटर मतलब तालाब है, नदी है, कुआं है, जो ये है जमीन के ऊपर रहता है। हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड लेवल वाटर को बोरिंग कर करके खींच रहे हैं। ये बेवकूफी की सेवा क्या है? मतलब भाई जमीन का पानी आप खींच रहे हैं तो ऊपर का पानी तो सूखेगा, नीचे जाएगा। जो पानी हमेशा जैसे कल कल करके बहते रहेगी तो उसमें एल्गी फंगाई उगेंगे, उसमें मछली उगेगा, उसमें झाड़ झंकार उगेगा, उसमें कई तरह के कीड़े मकोड़े आएंगे, उसमें अर्थवर्म आएगा, जो अपन गिगरुआ बोलते हैं वो आएगा, वो जमीन को पोला करेगा। तो ये सब चीजें जरूरी है। जैसे वो है केकड़ा है, केकड़ा पूरा जमीन को खोखला कर देता है। अब केकड़ा मिलेगा नहीं और केचुआ मिलेगा नहीं तो जमीन पोला कैसे होगा? तो ये छोटी छोटी बातों को क्या लोग समझने के तैयार नहीं है। जहां देखो सीमेंट का ब्लॉक लगा कर रख देते हैं, पत्थर लगाते हैं, ठोक देते हैं और बोलते हैं, रोने लगते हैं, पानी नहीं दे। तो गलती तो खुद की हुई ना। एक छोटा सा मैं इसमें एग्जांपल दे करके उसको बोला था नगर निगम को, जैसे भाई पानी में अगर हम लोग को लगता है कि ग्राउंड वाटर कम हो रहा है तो उसको रिचार्ज करने का तरीका है या तो छोटे छोटे वो है कि बैरिकेड्स या बैराज बनाए तो पानी भरा रहेगा तो धीरे धीरे रिस करके नीचे पहुंचेगा, या दूसरा आसान तरीका क्या है कि जितने भी नाली है, नाली के अंदर जब वो ढलाई करते हैं तो बीच बीच में छोटा सा पाइप डाल करके छोटे छोटे छेद बनाए, डक्ट बनाए। तो डक्ट बनाने से क्या होगा, वो पानी का जो है चैनल बनेगा, जो ना इसमें क्या
नाली का पानी है वो जमीन के अंदर जाएगा, उसमें एब्जॉर्ब होगा। अभी ये लोग क्या करते हैं कि ऐसे कर दे जैसे कि वो रहते हैं ना, सदा सूखे रहो, एक विज्ञापन आजकल आ रहा होगा, पानी गिरता है तो रेनकोट के लिए, तो यही स्थिति हो गई कि नाली बनाए, जो पानी है वो बहते हुए जा करके नाले से जाते नदी में गिर जाए, बीच में एक बूंद पानी भी नीचे जमीन में एब्सॉर्ब ना हो, ये स्थिति हो गई है। हमें भाई जमीन को रिचार्ज करना है, उसको ये है कि ये क्या बोलना चाहिए, उर्वरा शक्ति को बनाना है। उसके मतलब वो है कि हम लोग को चाहिए कि जमीन का संरक्षण करना है, उसको क्षय होने की प्रक्रिया को रोकना है, तो उसमें पानी मिलना जरूरी है, उसमें पेड़ पौधे वनस्पति उगाना जरूरी है, उसमें जल जीव जंतु वगैरह हो पैदा होंगे तब उसको खाना जरूरी है, तो उसमें ध्यान नहीं देते। और ये नहीं देते तो पानी की कमी होती है, ग्राउंड वाटर नहीं है, सरफेस वाटर नहीं है, तो आप कितना भी अच्छा वृक्षारोपण करो, 10-10 फीट के पेड़ लगाओ, पानी नहीं है तो सूख जाते हैं। जैसे नरेंद्र जी देखे होंगे रायपुर में, बिलासपुर में 20 साल पुराने पेड़ है, अचानक जाके देखते हैं कि एकदम ठूठ है, सूख गया। कैसे नहीं सूखेगा भाई, जड़ में उसको पानी मिल ही नहीं रहा है, उसको खुराक मिल नहीं रहा है, तो पेड़ तो सूखेगा। देखते देखते बड़े पेड़ सूख जाते हैं। उस बारे में कोई भी नगर निगम, शासन, प्रशासन सोचने की कोशिश नहीं करता कि पेड़ क्यों सूखा, उसमें रिसर्च करना चाहिए। बड़े बड़े डिपार्टमेंट बने हुए हैं आजकल, तो अपने कृषि विज्ञान में एक से एक वो बोले अनुसंधान हो रहा है, बोल रहे हैं, लेकिन केवल कागजी है। हार्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ये कल्चर, वो कल्चर, नाम बस है। उनको इतना समझ नहीं आया कि भाई अपन यहाँ पे जैसे लिंक रोड में ये कितना बड़ा पेड़ सूख गया, तो उसके बारे में रिसर्च करें, वो पेड़ को बचाने का प्रयास करें। काटने की जरूरत है, जो पूरा उस वृक्ष को दूसरे जगह शिफ्ट कर दें, जिससे वो है कि वो फिर से जिंदा हो जाए, तो इस बारे में रिसर्च नहीं करते। तो केवल छोटे छोटे पेड़ लगाना, पौधे में ये क्या मतलब गमले में पौधा तैयार करना प्रकृति को के साथ खिलवाड़ है। प्रकृति को बचाने के लिए बड़े बड़े पेड़ चाहिए। जो बड़े पेड़ हैं वो 1000 गमले नहीं दे सकते, छोटे छोटे वो है कि डेकोरेटिव प्लांट्स नहीं दे सकते। इसके लिए जरूरी है कि हम लोगों को वृक्ष है जिसमें खासकर जो ऑक्सीजन देने वाले हैं, जैसे बरगद है, पीपल है, नीम है, इस टाइप के जो 80% तक ऑक्सीजन देते हैं, रात में भी ऑक्सीजन देते हैं, ऐसे अगर पेड़ वृक्ष लगाएंगे तो हमारा जीवन भी मतलब सुखमय रहेगा, हम लोग है कि सुरक्षित रहेंगे और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। क्योंकि वो है कि क्या बोलना चाहिए कि मिट्टी को पकड़ के रखने की क्षमता रखते हैं। आप देखे होंगे कोई भी बरगद पीपल के पेड़ के नीचे हमेशा नमी रहेगी, सूखा कभी नहीं रहेगा। जैसे कि बाकी समय दर्रे पड़ जाते हैं, वो पड़ते हैं, इनके नीचे कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां पे नमी वो है, ये रहता ही है, ह्यूमिडिटी रहती है, हर समय ऑक्सीजन मिलता है। और ये कितनी भी गर्मी हो, मई जून का है ना, वो क्या बोलते हैं नौतपा में भी अगर उसके नीचे बैठ जाएंगे तो आपको ठंडक मिलेगी, और ठंडक है तो मतलब जमीन की उर्वरा शक्ति बनती रहेगी। तो केवल वृक्ष लगा देने से, 1-2 महीना फोटो खिंचा देने से कुछ नहीं होगा, उसको व्यवहार में ला करके उसका संरक्षण करना पड़ेगा। मैं 2 पेड़ लगाऊं लेकिन दोनों जिंदा हो, मतलब ये ध्यान रखना है। तो यानी कि प्लांटेशन का परसेंटेज होना चाहिए, परसेंटेज ऑफ रिवाइवल। आप 10 पेड़ लगाए तो 10 पेड़ 2 साल बाद कितने लोग ये है कि जिंदा रहे, ये इम्पोर्टेंट रहता है। ये ध्यान देंगे तो वृक्ष भी बढ़ेंगे और हरियाली भी बढ़ेगी। जी डॉक्टर साहब धन्यवाद। वैसे मैं भी कह दूं, मेरा जो निवास स्थान है, जो मेरा घर है वर्तमान में रायपुर में, वो वट वृक्ष के नीचे ही है। और मैं बिल्कुल वट वृक्ष के नीचे, उसकी पूरी डालियां मेरे छत के ऊपर से जाती हैं और आनंद आता है। और करीबन मैं हर वर्ष लगभग 15 से 20 पौधे में हमारे जो घर में गमले रखे हैं छत के ऊपर में रोप जाते हैं, जिनको मैं डॉक्टर गंभीर सिंह के साथ जब रास्ते में निकलता हूँ तो किसी भी रास्ते में थोड़ा सा खोद करके गाड़ते हुए हम लोग निकल जाया करते हैं। और हर वर्ष हमने जंगलों में 15 से 20 बरगद के पेड़ लगा दिए हैं, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि बरगद और पीपल के पेड़ ऐसे हैं जहाँ पे हमारे पूर्वज और देवता निवास करते हैं। तो अगर बरगदों को रोपा जाएगा तो निश्चित रूप से पूर्वज और देवता इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो सबसे अधिक ऑक्सीजन देने वाले वृक्ष हैं। तो हम लोगों से उम्मीद करते हैं कि आम के पेड़ और जामुन के पेड़ से अच्छा है कि लोग अब फिर से बरगद और पीपल और नीम की ओर आ जाए, क्योंकि कोविड के इस आपदा में लोगों ने बता दिया है कि इसकी उपयोगिता क्या है। जावेद जी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। मैं जावेद अख्तर जी से भी थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा, पत्रकार हैं रायपुर में और काफी युवा पत्रकार हैं, लेकिन पर्यावरण की ओर में उनका भी काफी रुझान रहता है। तो जावेद जी उपस्थित होंगे?
जी 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 जावेद जी, रायपुर में बहुत सारा बदलाव आपने भी देखा है और आपकी कलम की धार चलती रहती है इन क्षेत्रों पे। क्या बदलाव आप रायपुर के पर्यावरण को लेकर के देख पा रहे हैं? नदी नाले की तो बात हो रही है, आपने उरला बिरगांव से लेकर के हमारे खारून तक क्या पर अंतर देख पाए हैं? काफी अंतर आ गया है। क्या है कि पेड़ काटने के नाम से कई बार जो है वाद विवाद भी हो चुका है शासन प्रशासन से। एक आध दो पेड़ बचाने के लिए हम लोगों ने लड़ाई भी लड़ी है, वो सब चलता रहता है। लेकिन क्या है ना कि सरकार या जो भी है वो समझना ही नहीं चाहते, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। और लोग भी उतना सपोर्ट नहीं करते। जो वहाँ के लोग हैं, हम लोग भी जैसे गिरगांव का मसला था, गिरगांव में हम लोग घर घर जाके लोगों से इसके लिए सपोर्ट मांगे कि भैया आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट करिए, सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोग यहाँ के लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, थोड़ा सा सामने आइए पेड़ों को बचाने के लिए। चाहे उरला के उधर साइड में पूरा पेड़ काट दिया गया लाइन से, कई हजार पेड़ थे। अब उन पेड़ों को कहाँ ले गए? सरकार बस इतना बता दी इसके लिए हम कहीं स्थापित करके हम प्लांटेशन कर देंगे। प्लांटेशन से क्या हो जाएगा? आप 1200 कुछ पेड़ थे आप काट दिए, बड़े बड़े सब पेड़ थे। अब उसके लिए आप जो है हम लोग लोकल लोगों से संपर्क कर रहे हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो लोग को सपोर्ट नहीं करते। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। जो अभी जैसे अखिलेश भैया बताए और सोमनाथ भैया भी बताए, सत्यनारायण भैया भी बताए, सभी वरिष्ठ लोग हैं, ये लोग काफी अनुभवी है और अरपा पे बहुत अच्छा इनका काम है। अपने अपन भी इसमें से जुड़ेंगे लगातार, इसमें भी अपन कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ थोड़ा सा सहयोग अपन भी इसमें लगातार जुड़े रहे, सहयोग दें इसमें। तो और खारून नदी में सबसे ज्यादा सफाई की बहुत बड़ी दिक्कत है। सफाई के नाम को जो है ना वहाँ पे भयानक एकदम हालत है। वहाँ पे खारून नदी को पूरी तरह से एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया। खाली बस नाम का है, बस जब फोटो खिंचाना रहेगा जिस दिन उस दिन सफाई हो गई, उसके बाद सब वैसे ही है। तो इसका असर जो है ना वो असर अब लोगों को धीरे धीरे दिखने भी लगा है। और कोविड ने तो ऐसी की तैसी कर दी सबकी, सबको बता दिया या पेड़ क्या है, ऑक्सीजन क्या है, पानी क्या है। आप बिना इसके तो जी सकते नहीं है। तो और इस पे जो है ना इस पे देखेंगे आप, क्लाइमेट पे देखेंगे तो असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन एक रिपोर्ट आई थी 2019 में। ये बहुत अच्छी रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट को फॉलो अप करना चाहिए था। इसमें जलवायु परिवर्तन को रोकने के कई सारे उपाय भी बताए गए थे उसमें। और इसमें ये भी बताया गया था कि देश में प्रदूषण से हर 5वीं मौत जो हो रही है वो प्रदूषण से हो रही है। ये बहुत जबरदस्त रिपोर्ट थी, लेकिन इस रिपोर्ट को ज्यादा लोगों ने रिवाइज नहीं किया या ज्यादा उसको सीरियसली नहीं लिया। और प्रदूषण जो था, जल प्रदूषण, उसमें रिपोर्ट में था कि लगभग 4 लाख लोगों की जान एक साल में जा रही है। ये बहुत अच्छी रिपोर्ट। 4 लाख की जान प्रदूषण, जल प्रदूषण से गई है। ये डाटा आप भारत का दे रहे हैं? ये पूरा भारत का है। अच्छा। ये असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन रिपोर्ट में ये पूरा इसका लेखा जोखा दिया हुआ है। इसमें हर स्टेट का स्टेट वाइज पूरा जो है इसमें डाटा दिया गया है। इस रिपोर्ट को मेरे ख्याल से आप लोग को भी थोड़ा सा एक बार रिवाइज करना चाहिए। जी बिल्कुल। जी अखिलेश जी, मैं फिर आऊंगा। हम लोग का बचपन बहुत अच्छा गुजरा है। हम लोग बरसात के मौसम में रोड किनारे खड़े होकर के अपने सामने वाले को पानी से उछेल देते थे, तो पानी फेंक दिया करते थे। और जब हम स्कूल और कॉलेज में आए थे तो जैसे ही पानी गिरता था हम अपनी फुटबॉल लेकर के चले जाते थे और पूरे पानी में फुटबॉल खेलते थे। कितना आनंद था। लेकिन अब अगर वो दौर को अपनाया जाए तो दूसरे दिन आदमी बीमार पड़ जाता है। कल हमारे यहाँ पे चर्म रोग विशेषज्ञ बैठे थे और वो बता रहे थे कि बरसात का पानी भी है तो कई प्रकार की चमड़ी की रोग भी देखने को मिलते हैं। मेरे ख्याल से अब हम तो रायपुर में ये अनुभव करने लगे हैं, हो सकता है ये अनुभव आप लोग पिंडरा में भी कर रहे होंगे। अब देखिए, दौर तो हमने वो देखा है कि जब पानी गिरते में फुटबॉल खेला है, भीग जाते थे, गिरते थे, फिर उठ जाते थे। लेकिन आज का दौर जो बदला है, इतना परिवर्तन आया है कि आज का बच्चा मोबाइल और लैपटॉप में अपना समय गुजार रहा है। तो उस जीवन को तो कल्पना नहीं कर सकता बच्चा
कि आज उस जीवन को हमारे पापा लोग जिए होंगे। तो परिवर्तन हुआ है। बरसते पानी में आज जब बच्चा भीगने जाता है तो उसको मना करते हैं कि सर्दी हो जाएगी, और जबकि उस बरसते पानी हमने भीगा है और उस भीगने बरसते हुए पानी का मजा लिया है। तो समय में परिवर्तन हुआ है। वो बोलना चाहिए, जिसको बोलना चाहिए, आज का बच्चा उस चीज को झेल नहीं पा रहा है। उसके कारण सिर्फ ये है कि उन चीजों को आत्मसात नहीं कर पाया जिस मौसम में हमने जिया है, जिस वातावरण में हमने जिया, आज का बच्चा जी नहीं पा रहा है, जिसके कारण वो बरसते पानी हम उसको जाने से रोकते हैं, जबकि उस बरसते पानी में हमने पूरा आनंद लिया है। छपा छपाई खेले हैं, बरसते पानी में नाव को बनाया है, नाव को तैराया है, लेकिन आज की स्थिति बिल्कुल उससे विपरीत है। उसका सिर्फ कारण यही है कि बच्चों को हमने वो वातावरण तैयार करके नहीं दिया है, वो खान पान नहीं रह गया, वो रहवास नहीं रह गया, वो जीने का तरीका बदल गया। इस कारण से परिवर्तन आया है। निश्चित तौर पर आज का बच्चा उस वातावरण को झेल नहीं सकता, और ना हम उसको झेलने देते, ना उसको योग बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी प्रकृति में बदलाव से हमारे घर का, हमारे परिवार का वातावरण भी बदलने लगा है। हमारा परिवेश बदला में उसी में फिर आ जाता है। जी जी कहते थे, यहाँ एसडीएम थे मिस्टर शर्मा जी, वो अपनी गाड़ी में आ रहे थे मरवाही से पेंड्रा, नॉन एसी गाड़ी थी उनकी। एक मित्र था हमारा, नई गाड़ी थी उसकी, एसी थी। उसने लाख कोशिश कर देखा कि शर्मा जी उतार के नॉन एसी से एसी में बैठा ले, शर्मा जी नहीं उतरे। तो एक ही चीज सिखाया कि एसी आप अपने शरीर को रखिए, गर्मी आए ढल जाइए, ठंडी आए ढल जाइए, बरसात आए ढल जाइए, कभी एसी की आदत नहीं डालना। आज बच्चे भी जो है ना, सुख की नींद सोते हैं एसी में, माँ बाप ही सुनाते हैं एसी में। निश्चित रूप से मैं वही परिवेश की बात पे आ रहा था कि जिस तरह से प्रकृति को हमने बदला है और प्रकृति में बदलाव हुआ है, तो कहीं ना कहीं परिवार के वातावरण में, समाज के वातावरण में भी कुछ परिवर्तन आए हैं। हमारे रहन सहन में परिवर्तन हो गया, हमारे साथ विचारों में भी परिवर्तन हो रहा होगा। मैं डॉक्टर गंभीर सिंह जी को उपस्थित करना चाहूंगा चर्चा में फिर से। डॉक्टर गंभीर जी, आदिवासी संस्कृति और जंगल का और वन का आपसी बड़ा गठजोड़ है। आदिवासी की पहचान वन है और वन में आदिवासी है। संस्कृति में कुछ बदलाव, जंगल की कटाई लगातार चल रही है, जंगल कम होते चले गए थे। तो इस समय में आज से 40 साल पूर्व की अगर मैं बात करूं डॉक्टर गंभीर जी, और अभी में कुछ विचारों में बदलाव, कुछ संस्कृति में बदलाव भी आने लगे हैं क्या? मैं आदिवासी संस्कृतियों की ओर चलना चाहूंगा, पर्यावरण से आदिवासी संस्कृति। निश्चित रूप से चलिए, क्या होता है, हर समूह में, हर समाज में कुछ भ्रंश तो रहते ही हैं। और जब हम 21वीं सदी की बात करते हैं, तमाम सारे टीवी और मोबाइल में ये सारी चीजें जब देखते हैं, तो उनके उसमें भी सोच में परिवर्तन आया है। खासकर जब जो अभी युवा साथी हैं, वो संरक्षण की बात नहीं करते हैं, बल्कि बेदम जमीन की कटाई, उनको असल में दो चीज हैं जो बहुत जरूरी है, इस मंच के माध्यम से मैं शेयर करना चाहता हूँ। गांव में हमारे जो भी मतलब एजेंसियां होती हैं, सरकारी एजेंसियां, उनके जो रहन सहन के संरक्षण की बात तो वो करते हैं कि भाई आदिवासी समुदाय है, अलग अलग जो जनजातियां हैं, इनकी संरक्षण होनी चाहिए। लेकिन वो संरक्षण कैसे होना चाहिए? अखिलेश बैठे हुए हैं यहाँ पर और सत्यनारायण चाचा जी बैठे हुए हैं। अगर आप लोगों को याद होगा, बहुत सारे वहां पर ये वो है भील लोग हैं और भी जो दूसरे हैं, उनके लिए पक्के का मकान कई सारे एरिया में मरवाही परिक्षेत्र में बनाया गया, उसमें कोई नहीं रहता है। एक बार नरेंद्र तुम्हें याद होगा कि हम लोग देखने भी गए थे कि भाई इसमें कितने लोग रह रहे हैं। तो एक दो जगह तो वो कुछ पीडब्ल्यूडी का काम चल रहा था, उसका सामान रखा हुआ था। जब हमने कंडक्टर से पूछा कि भाई ये तो दिया गया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, लोग रहते नहीं है, कितनी भी कोशिश करो यहाँ से भाग जाते हैं वो। तो दुविधा ये है कि आप बिना नेचर को जाने आप कर क्या रहे हैं? आप सिर्फ एक ऐसी चीजें ला रहे हैं, वहां पर थोपने का प्रयास कर रहे हैं
जो उनके लायक ही नहीं है, जो सिखाया ही नहीं गया है। एक एजुकेशन अभी सत्यनारायण चाचा जी मेघालय की जो शिक्षा पद्धति पे बार बार कुठाराघात कर रहे थे, बिल्कुल मैं सहमत हूं उनके गाँव से कि हमारी पूरी सारे जो सिस्टम है हम कभी समझने का प्रयास ही नहीं करते। तो ऐसे ही जो चीज है गांव में और खासकर जो जनजातीय समूह है उसमें हुआ है, एक पता नहीं एक कोट कर दिया गया है कि जल जंगल और जो वहां की जमीन है इन लोगों के लिए है। लेकिन अरे भाई उसके मायने भी तो समझ में आना चाहिए कि अगर है, जैसे पूर्वजों के समय में ये होता था कि अगर सूखी लकड़ी ही उठाई जाएगी, चाहे कुछ भी हो, गीली लकड़ी नहीं काटेंगे और जितना हो सके अपने पेड़ जंगल में जहां पर जगह खाली है और अपने मेड़ में ये सारी चीज लगाए जाएंगे और उनको बच्चों जैसे पालेंगे। आज की जो युवा पीढ़ी है इस चीज को सिखाई नहीं जाती है उनको ये सिखाते जरूर हैं, कोट करते हैं कि भाई जल जंगल जमीन आप लोगों की है, लेकिन उनको संरक्षण कैसे करना है और हमारे पूर्वजों ने उनको कैसे बसाया है, कैसे उनको रोपा है, ये सारे कोई उनको नहीं बताता है। अगर ये बताए जाए। दूसरा, शासन की उस नीति को मैं घोर विरोध करता हूँ व्यक्तिगत तौर पे, जिसपे जमीन के पट्टा अंधाधुंध तरीके से बांटने का सारा जो चीज किया जाता है। अरे भाई जमीन बचेगी नहीं, आप कब तक आप पट्टा बांटेंगे और कब तक ये सारे वोट की राजनीति होगी। ये तो वहां की जो जनजाति समूह है और जो ग्राम सभा है उसको तय करने दीजिए ना। अगर सही में किसी के पास बिल्कुल ही जमीन नहीं है तो उसको ऐसे भी गांव वाले सब लोग मिलके और चिन्हांकित करके जमीन दे देते हैं। इसमें सरकार को आने की क्या जरूरत है भाई। और जब ऐसी चीज आप करते हैं, एक व्यक्ति को देते हैं तो उसमें 10 आदमी जो है वो लालच में आ जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि भाई मेरे पास सपोज करें 5 एकड़ जमीन थी और किसी के पास में 3 एकड़ थी, उसको अगर 5 एकड़ दे दी गई तो वो तो 8 एकड़ वाला हो गया। तो वो जहां पर जिनकी जमीन जंगल से लगी हुई है उसकी पूरी कटाई, पूरी तरीके से उनका दोहन किया जा रहा है। इस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है और ऊपर से जाने अनजाने में जो भी सरकार रहती है वो सिर्फ इसलिए कि भाई भूमि का पट्टा देना है, वो बहुत गलत कदम है। ये सारी चीजें इनको रोका जाना चाहिए और हम लोग अपने लेवल पे कोशिश करते हैं, लेकिन समझने का जहां तक सवाल है लोगों को, वो इसलिए नहीं आता कि अब वो भी इन सारी चीजों को दोहन करने में बुरी तरीके से लालच में आ गए हैं और उनके पास में और भी संसाधन नहीं है। एक गरीबी, ऊपर से लाचारी बहुत बड़ी एक दिक्कत होती है जिसको हम लोगों को समझना चाहिए। ये परिवर्तन तो हुआ है मरण, जितने भी गांव में अभी आप जो लोग रह रहे हैं, क्योंकि उनकी जरूरतें टीवी, मोटरसाइकिल, मोबाइल हो गई हो, आएंगे कहाँ से, तो वो वहीं से इन सारी चीजों को निकालने का प्रयास करते हैं। और अगर अभी नहीं रोका गया, अभी सोचा नहीं गया जनजाति समुदाय के लिए एक ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए इसमें वहां के जो जागरूक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और मैं खुद शामिल हूँ उसमें, हमसे चर्चा करना चाहिए। उनके जो भी योजनाएं बनती है हम बेहतर बताएंगे क्योंकि हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। दिक्कत ये है, अभी थोड़ी देर पहले कार की एसी की बात हो रही थी, शर्मा जी की, इसी में बैठा हुआ कमरे में आदमी बनाता है वहां पर की मरवाही के जनजाति समुदाय के लोगों के लिए क्या होना चाहिए, सरगुजा के जनजाति समुदाय के लिए क्या होना चाहिए, बस्तर के जनजाति समुदाय के लिए क्या होना चाहिए। इससे ज्यादा दुखद और कुछ नहीं हो सकता। हमको शामिल करें, हम बताएंगे क्या होना है। और जब तक स्थानीय लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा, जानकार लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा, इस तरह से बातें करना सिर्फ बेईमानी है। ये सारे संरक्षण नहीं हो सकते हैं। उन लोगों को आगे आना होगा और आगे लाना चाहिए। और समाज का भी दायित्व बनता है कि भाई जब हमारे जैसे लोग जब इसमें बात कर रहे हैं तो बिल्कुल इसका ना सिर्फ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जो जैसे विनोद सर बोल रहे थे कि अगर एक पौधा में लगाता हूँ तो वो पौधा जीवित होना चाहिए, बिल्कुल उसकी एक पौधे की आप जिम्मेदारी ले लीजिए जिसको आपने लगाया हुआ है। ऐसे अगर हर व्यक्ति जो बात करता है उसकी जिम्मेदारी ले ले तो सारा चीज चमन हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम चीजों को बदल नहीं सकते। हमने सारे उदाहरण देखे हुए हैं, एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, हमारे पूर्वजों ने सारी चीजों को सहेजा हुआ है, फिर हम क्यों नहीं सह सकते। लेकिन अगर ये पीढ़ी धोखा खा गई, इनने अगर ये सारी चीजों को नहीं सहेजा तो आने वाली जो नेक्स्ट पीढ़ी है, अपने दादा परदादाओं की जो भी स्थिति थी, जो भी सोच था, जो उन्होंने किया है, जो संघर्ष किया है, उसको नहीं देखा है, तो निश्चित रूप से वो सारी चीज नहीं कर पाएंगे। और गलत ढंग से फिर से मैं इसी बात पे आता हूँ कि मेघालय जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पर आएगा और हमारी सारी जो हिस्ट्री है, हमारी सारी जो सामाजिक ताना बाना को गलत कर देगा और वो बच्चे शायद पता नहीं किस डायरेक्शन में जाएंगे। तो सभी से निवेदन है इस मंच के माध्यम से इस विषय पे भी सोचने की जरूरत है कि जो जानकार आदमी है उसको आगे आना चाहिए, जो जानकार आदमी है उसकी सहभागिता होनी चाहिए, तभी हम सारी चीजों को, प्रकृति को संरक्षण दे पाते हैं और दे पाएंगे। जहां तक फिर से आता हूँ, जनजाति का जो समुदाय है उसकी बात, प्रकृति प्रेमी है निश्चित रूप से। बहुत सारे लोग अभी बचे हुए हैं, उनको बहुत पीड़ा होती है जब कोई एक पेड़ काट देता है तो लेकिन उसमें भी बहुत सारे जो लोग ऐसे अब आ गए हैं जो इन सारी चीजों को नहीं समझते हैं और अपने खुद के थोड़े से लोभ लालच के लिए
इनका ना सिर्फ नुकसान कर रहे हैं बल्कि हम सबको नुकसान कर रहे हैं। तो आइए बैठिए और सब लोगों को इस इतने बड़े समग्र जो विषय है उसमें और भी चर्चा करने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ इतने सारे जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं सभी जागरूक लोग हैं, सभी लोगों ने बहुत सारे महान काम किए हुए हैं और अगर वो सब लोग मिल जाएं तो सारी चीजें बेहतर होंगी, ऐसा मेरा व्यक्तिगत सोच है। ओवर टू नैनन। बिल्कुल डॉक्टर गंभीर जी, आपने बड़ी गंभीरता के साथ में आदिवासी संस्कृति और बदलते परिवेश की भी प्रकाश डाल दिया। संक्षिप्त में आपने बहुत सारी बातें और अपनी पीड़ा भी सामने उजागर कर दी। सोच सबकी एक है और शायद इसीलिए आज हमने इस मंच पे अपने चौपाल के इस कार्यक्रम में चिकित्सा से हट करके पर्यावरण के विषय को रखने का एक छोटा सा प्रयास हमने किया है। कितना सार्थक होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन आश्वासन है जितने लोग भी यहाँ पर पर्यावरण को लेकर के अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं, उस लड़ाई में अब चौपाल भी अपने सदस्यों के साथ, अपने टीम के साथ इस मुहिम में जरूर शामिल होगा। और प्रकृति का जो ये कहना जो बार बार मुझसे कहती है कि तुझसे नाराज नहीं मैं हैरान हूँ, शायद इस चीज को हम दूसरी हैरानी को हम दूर करने में एक छोटा सा प्रयास आप लोग के साथ करेंगे कि जब अगली बार प्रकृति के करीब जाए तो प्रकृति अब हमसे ये ना कहे कि मैं तुझसे नाराज हूँ। तो अंतिम में, क्योंकि समय अब हो चुका है, काफी समय आप लोगों ने दिया है भाई, अंतिम में चलते चलते एक छोटा सा कमेंट जो कि राय के रूप में रहेगा, निश्चित रूप से कि हमें आगे सामूहिक रूप में क्या करना है और इस मंच के माध्यम से हम और क्या बेहतर कर सकते हैं जागरूक करने के लिए, क्योंकि जागरूकता बहुत जरूरी है। तो पहला कमेंट्स मैं अखिलेश नामदेव जी से ही लूंगा। माइक म्यूट में है अखिलेश भैया। जी जी, किसी भी पर्यावरण संरक्षण की ही बात क्यों, किसी भी योजना पे, किसी भी प्रयास पे सामूहिक प्रयास जब तक नहीं होगा तब तक किसी भी चीज की कल्पना करना बेईमानी साबित होगी। तो सामूहिक प्रयास की जरूरत है। निजी प्रयास से व्यक्तिगत मुद्दे को हल किया जा सकता है, लेकिन जहां तक सर्वहित की बात होगी तो सामूहिक प्रयास की जरूरत होगी, तभी कोई चीज सार्थक होगी और तभी वो व्यापक होगा। जी डॉक्टर जी, डॉक्टर सत्यनारायण भैया, सत्यनारायण पांडे जी। देखिए, आज जो परिवेश, जो वातावरण, जो पर्यावरण हो रखा है उसमें नो डाउट कि हमको हमारी सोच में, हमारी कार्यशैली में, हमारे रहन सहन में, हमारी विचारधाराओं में आमूल परिवर्तन लाना होगा। और उसमें भी शासन प्रशासन को भी ईमानदारी से जन सामान्य की भावनाओं का कदर करते हुए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया उनको उनके उद्देश्यों के अनुरूप साकार रूप दे, तभी इस प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन ईमानदारी से होगा। अन्यथा नहीं तो ऐसे ही पार्टियां आएंगी, ऐसे ही पार्टियां जाएंगी और ऐसे ही पार्टियां चलती रहेंगी। धन्यवाद सत्यनारायण भैया। आज एक सार्थक चर्चा हमने इस कार्यक्रम चौपाल में, जो कि हमारा वेबिनार है, फेसबुक लाइव में रहता है, आज हमने विषय रखा था कि मैं तुझसे नाराज नहीं मैं हैरान हूँ। प्रकृति संरक्षण और संवर्धन की चर्चा हमने की। हमने यहाँ पे बैठते तो सबने किया कि अरपा का जो उद्गम स्थल है पेंड्रा के अमरपुर के पास में, उसे एक सही पहचान मिले। नदियों के संरक्षण, अपने छोटे छोटे नाले हैं, नालियां हैं, उनके संरक्षण और साथ ही साथ मुख्य पौधा की, जब हम वृक्षारोपण की एक बड़ी मुहिम चलाते हैं, पौधों को रोपते हैं, तो अब पौधे के उसी तरह पाला जाए जिस तरह एक छोटे से बच्चे को पाल करके बड़ा किया जाता है। मैं यहाँ पे छोटी सी बातें खत्म करूंगा चर्चा के साथ में। मुझे भी एक किस्सा याद आता है अपने परिवार का, अपने पिताजी का और अपने पूर्वजों का। जब वो कोई पौधा रोपा करते थे पांडे जी और अखिलेश भैया, तो उसे बच्चे की तरह करते थे। चूंकि ब्राह्मण कुल में पैदा हूं तो मुझे याद आया कि जब मेरा व्रतबंध हुआ था, जनेऊ संस्कार हुआ था, तो पिताजी ने जो 7 पौधे लगाए थे जो पेड़ बन गए थे, वो उसका व्रतबंध भी उन्होंने किया था। और तब तक उन्होंने उस पेड़ का एक भी आम नहीं चखा, उसका कोई फल नहीं खाया था। उन्होंने कहा था कि जब तक व्रतबंध नहीं करूंगा तब तक उसका स्वाद नहीं चखूंगा। तो वैसा अगर संवर्धन किया जाएगा उस पेड़ का, तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को भी फल मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे और हम अच्छे वातावरण में रह पाएंगे। खुदा न खास्ता अगर आने वाले समय में कोरोना जैसे गंभीर बीमारी आएगी, आने वाले साल जिससे भी ज्यादा गंभीरता की आएगी, उस समय हमें बरगद के, नीम के और पीपल के पेड़ की आवश्यकता पड़ेगी। अचरज होता है जब गांव, अब शहर की महिलाएं गमले में बरगद का पेड़ लगा करके पूजा करती है बड़े वृक्ष का।
तो वह देख करके भी कभी कभी दिल दुखी हो जाता है कि जिस सत्यवती ने बड़े वट वृक्ष को पूजा था, जहाँ पे महिलाओं ने चारों तरफ घेर करके सीता बांधी है, अब तो उतना सा मौली भी नहीं बांधी जाती गमले के बरगद में कि कलाई में भी शायद बांधने जाए तो छोटी पड़ जाएगी। तो चलिए हम इसमें आप लोग का फिर से किसी मुद्दे पे लेकर के, इसी पर्यावरण और अन्य मुद्दों को लेकर के, जिस मुद्दे को लेकर के आप निरंतर अपने क्षेत्र में आवाज बुलंद करते रहते हैं, आवाज उठाते रहते हैं, लोगों को जागरूक करते रहते हैं मुद्दों के साथ में, फिर मैं इस मंच में आप लोग की उपस्थिति चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस मंच में अपनी बातों को रखने के लिए जरूर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। शिवरात्रि, गुड नाइट। हाँ नरेंद्र, थोड़ा लेट जुड़ा था जी डॉक्टर साहब, बीच में डिसकंटिन्यू हो गया था, पर अब फेसबुक में सुनूंगा। बिल्कुल, आप इसलिए आप चले गए थे तो मैंने समापन मैंने करके क्षमा चाहूंगा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वो नहीं चल नहीं था वो, अब वो सुन लूंगा। ये अच्छा रहता है कि तुरंत मिल जाता है पूरा।